औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें बेटा, आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है आपके पास? चलें स्टार्ट करते हैं बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में थोड़ा आगे जाएंगे। ऑनलाइन बेटा एक दफ़ा कंफर्म कर लो, आज हमारा सेशन, इस वक्त का जो सेशन है वो बेटा रेगुलर और रिफ्रेशर मिला के चल रहा है। ये इंट्रोडक्टरी सेशन नहीं है, ये हमारा नॉर्मल रेगुलर सेशन है। और इसके एंड पे जब हम आएंगे तो थोड़ा सा आप 5-10 मिनट, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी कोई क्लासेस अटेंड नहीं किए, फॉर द फर्स्ट टाइम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, वो आखिर में मुझसे ज़रा बात कर लें अगर आप इस वक्त चाहते हो, या अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, क्योंकि जो रिकॉर्डेड वर्जन में हमारी पिछली क्लासेस हो चुकी हैं, आप वहाँ से उसको देखना शुरू करेंगे, चीज़ें आराम से समझ आना शुरू होंगी। तो आज हमारा जो सेशन है हम स्टार्ट कर रहे हैं, तकरीबन ये चलेगा 5:40 हो रहा है, तो तकरीबन हम 6:40 तक इसको चलाएंगे। फिर मैं अगला 10 से 15 मिनट आपसे बात करूंगा नए बच्चों से, अगर उनको गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो वो रुक जाएं, और इन द मीन टाइम थोड़ा सा पिछली क्लासेस को देखें और पूरा गाइडेंस आपको दिया जाएगा आखिरी 10 से 20 मिनट के अंदर। तो वो हमारा जो होगा रेगुलर क्लास जो होगी 1 घंटे के लिए होगी। उसके बाद जो होगा स्पेशल सेशन है उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नए हैं, पोस्ट रिजल्ट भी ज्वाइन कर रहे हैं। सेट है, आगे बढ़ें। चले भाई, हमने इन पिछली क्लास में इनकम फ्रॉम बिजनेस स्टार्ट किया था, राइट? क्या पढ़ा था? शाबाश। 2 तरह के बिजनेस हैं, कौन से? स्पेक्युलेटिव और नॉन स्पेक्युलेटिव। शाबाश, ओके। स्पेकुलेशन किस में होता है? कमोडिटी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कमोडिटी, राइट। कमोडिटी की टाइप्स, रॉ मटेरियल सिर्फ नहीं बोलो, रॉ मटेरियल के साथ एक और भी है चीज़, एक्सचेंज पे बिक रहे हो, पीमेक्स किसी एक्सचेंज पे बिक रहे हो ना, वरना प्राइस कैसे पता चलेगी? ओके, प्राइस तो सट्टा किस में खेलूंगा, प्राइस से कैसे खेलूंगा, प्राइस बढ़ेगी, वो रिपोर्ट तो हो, वो एक्सचेंज। और दूसरा स्टॉक्स एंड शेयर्स। गुड। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा अच्छा बिजनेस को स्टडी करते हैं। इनकम एक पड़ी थी, कौन सी? वैसे इनकम थी कितनी? 8। शाबाश। अमाउंट चार्जेबल कौन सा है? 8 में हमने कहा एक ही पढ़ेंगे, कौन सा? प्रॉफिट्स एंड। एक्सीलेंट यार, शाबाश। ऑनलाइन बेटा आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा, आपका भी रिस्पांस चाहिए मुझे, टाइप करो बेटा जल्दी से। तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स, ओके। फिर मैं अभी रुकता हूँ, मैं एक बात और पूछता हूँ आपसे, बेसिस ऑफ चार्ज पता है किसको कहते हैं? बेसिस ऑफ चार्ज पता है किसको कहते हैं? ना पता हो गिलास मारूंगा कैसे नहीं पता होगा यार बेसिस ऑफ चार्ज? बेसिस ऑफ चार्ज, बेसिस ऑफ चार्ज। मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन सा है भाई? शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश सुबेबा, शाबाश बेटा। मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन सा है, उसको कहते हैं बेसिस ऑफ चार्ज। तो बताएं बिजनेस में बेसिस ऑफ चार्ज क्या है? रॉन्ग। बंदे पे डिपेंड करता है। अगर वो इंडिविजुअल या आईओपी है तो ऑप्शन है कौन सा? कैश अकुरल। और कंपनी है तो अकुरल। सही। तो बेसिस ऑफ चार्ज है कैश अगर इंडिविजुअल एओपी है, बेसिस ऑफ चार्ज है अक्रूवल अगर इंडिविजुअल एओपी है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों में से ऑप्ट करना पड़ेगा। ओके, कंपनी को कोई ऑप्शन नहीं है। चलें अब आए कैश बेसिस पे इनकम और एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कब होता है? इनकम जब रिसीव हो, एक्सपेंस जब पेड हो। अक्रूवल में कब? ड्यू और पेएबल हो। शाबाश। ड्यू कब होता है? एंटाइटल्ड टू रिसीव। एक्सीलेंट। और पेएबल कब होता है? दो 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 दो, एक ऑल इवेंट्स दैट डिटरमिन लायबिलिटी हैव अकर्ड। वो टीवी पे एड चले तो पैसे दूं ना, इवेंट तो हो, और अमाउंट कैन बी कंप्यूटेड विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। थैंक यू यार जानी, सही है भाई? क्लियर 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 क्लियर। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, प्रोविजन की डिडक्शन मिलती है कि नहीं मिलती?
प्रोविजन की 2 टाइप मैंने मेंशन की थी, 2 नाम लिए थे, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर बैड डेट। या कोई भी प्रोविजन होगा, टैक्स उसकी डायरेक्शन क्यों नहीं देता? इवेंट्स नहीं हुए होते, इनकर नहीं हुआ होता। ओके, अब आता हूं डिडक्शंस की तरफ। रिवाइज करा दिया ना, आए डिडक्शन की तरफ, चार्ट को रिवाइज करें। डिडक्शन कितनी किस्म की? 2। कौन सी? डिडक्शन कौन सी? अलाउड और नॉट अलाउड? अलाउड और नॉट अलाउड? अलाउड की कितनी किस्में? 2। कौन सी? जनरल प्रिंसिपल्स और स्पेशल डिडक्शंस। जनरल प्रिंसिपल में क्या पढ़ा? एक्सीलेंट, 3 टेस्ट पढ़े थे हमने। कौन से? एक्सपेंडिचर हो, इनकर्ड हो, बिजनेस पर्पस के लिए हो। जिंदाबाद, शाबाश। ऐसे ही रिवाइज करो, ये कुछ भी नहीं, हलवा है। मौलवी किधर है? हलवा मतलब इजी है, अगर ऐसे ही आप चले तो, वरना बहुत डिफिकल्ट है। अब तक तो नहीं लगा ना? आए बट आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताएं, मैंने कहा था इनकम में कितनी थी? 8। पढ़ी कितनी? जनरल प्रिंसिपल थे कितने? 4। पढ़े कितने? 1। इसका मतलब 7 इनकम पे हम वापस आएंगे और जनरल प्रिंसिपल में से 3 पे वापस आएंगे। बस जितना पढ़ा उसी को समझो। आगे बढ़ता हूं। क्यों? क्योंकि रिमेनिंग का मेरा पूरा पर्पस क्या है? लॉ का वो हिस्सा अपने मेथड से पढ़ाऊं ताकि प्रैक्टिकल कर सको। कौन सा प्रैक्टिकल? आईकेप का। यार इतने बिजनेस के सवाल उसने बनाए हैं पिछले 3-4 अटेम्प्ट में कि प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस होगी अगर हम जल्दी पहुंच गए तो। ओके, तो जल्दी पहुंचते हैं हम नेर वाले पुल पे, क्योंकि सानू नेर वाले पुल पे बुला के क्या हुआ था। चलो, स्पेशल डिडक्शन पे मैं जा रहा हूं बेटा। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज को। कौन क्या पढ़ क्या रहे हो भाई? डिडक्शंस। क्यों? बिजनेस इज ऑल अबाउट डिडक्शंस। बिजनेस इज ऑल अबाउट। उसका डिडक्शन की पहली किस्म क्या है सर जी? बोलो। डेप्रिसिएशन में पहला क्या है? इनिशियल अलाउंस। सिर्फ एक पॉइंट बताया था कल, और वो क्या था? क्या था? 25% ऑफ कॉस्ट पहले साल मिलता है, मगर एसेट कौन सा? प्लांट एंड मशीनरी। सर जी आए अब इसके साथ खेलते हैं। लेट्स प्ले, लेट्स प्ले। पढ़ना पढ़ता कौन है यार? हम खेलते हैं यहाँ पे। हाँ, पढ़ने वढ़ने का कोई सीन नहीं है भाई। पढ़ने के लिए नहीं आया करो, एंजॉय करने के लिए आया करो। आओ मेरे बच्चों, लेट्स प्ले। ये है वो इनिशियल अलाउंस, ये है वो डेप्रिसिएशन। आओ बेटा, पहला पॉइंट ये सीखो। ये बेटा आपके सामने है। डेप्रिसिएशन की कितनी किस्में? 2। इनिशियल अलाउंस और, मगर मैंने नॉर्मल को बॉक्स में डाला हुआ है। क्यों? ये वर्ड लॉ ने यूज नहीं किया। लॉ क्या बोलता है इसको? तो मैं फर्क कैसे करूंगा? मैं फर्क कैसे करूंगा? मैंने अपनी तरफ से एक ऐड कर दिया। क्या? ताकि फर्क कर सको तुम। एक स्पेशल, एक नॉर्मल। स्पेशल क्यों? अकाउंटिंग में नहीं होता। नाम क्या है उसका? इनिशियल अलाउंस। दूसरा क्या? डेप्रिसिएशन, मगर नॉर्मल, ऑर्डिनरी। सही है? क्या पढ़ रहे हैं हम इस वक्त? दुआएं दोगे बेटा इस चार्ट के बाद, बता रहा हूं तुम लोगों को। इनिशियल अलाउंस। आओ इनिशियल अलाउंस पढ़ते हैं। ये है इनिशियल अलाउंस। आ गया? लो भाई, ऑनलाइन वालों तवज्जो करो। क्या लिखा है? पहला पॉइंट ये है कि ये 25% ऑफ कॉस्ट के बराबर है। कितनी दफा मिलता है? एक ही दफा। रिकरिंग है या वन टाइम? वो वन टाइम कब होगा? पहले साल। पहले साल। ओके, आगे आओ। अब सवाल ये है सर जी कि ये कॉस्ट किसकी होगी? अब तवज्जो करना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इस पे, इस चीज पे अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं। जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी। ओके, डन 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 बेटा। ओके, तो अगर इजाजत दो तो मैं एक जुमला बोलूं। जुमला ये है, दिल तो नहीं चाहता ऐसी बातें करते हुए, मगर लोग गलत पढ़ाते हैं।
उनको रियलिटी से चूंकि लिंक नहीं है, गलत पढ़ाते हैं। रियलिटी का लिंक मतलब है जो जहां ये लॉ इंप्लीमेंट होता है। ये लॉ कहाँ इंप्लीमेंट होता है बताओ भाई? टैक्स ऑफिस, जहाँ सारा दिन हम काम करते हैं चाय पी के। हाँ, अब सुनो, लॉ जब ड्राफ्ट होता है तो कोई पीछे बैठा होगा ना, वो हम ये भाई। अभी भी इस दफ़ा जो चेंजेस आ रही हैं कुछ लॉ में, कुछ भाई की ड्राफ्ट की हुई हैं भाई, ठीक है, बता नहीं सकता क्योंकि वो वक्त से पहले के क्या चेंजेस होंगी। इंडस्ट्रियाँ गिर सकती हैं, ऊपर नीचे हो सकती हैं, बता दूँ ना ये लॉ में चेंजेस आ रही हैं। ट्रेडिंग इधर की उधर चली जाए भाई, हम नहीं बता सकते। आने दो, लॉ बनने दो, बताऊंगा। ये देखो, ये मैं ला रहा था इस्तीफा, एक जगह पे ना एक ऐसी चीज़ ला रहा हूँ, तुम भी मुझे हो सकता है कि जाते हो मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दो। नहीं, तुम अफेक्ट नहीं होंगे, सीए स्टूडेंट्स अफेक्ट नहीं होंगे। अभी इतना बता सकता हूँ कि कोई नया टैक्स है, उसका ताल्लुक एग्जामिनेशन से। आने दो, तुम लोग अफेक्ट नहीं होगे। नहीं, गरीब लोग नहीं, अमीरों का है। मगर इतना क्लू दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कल बोले सर तो हमें ही बोलते हैं। देख लेना आएगा, मैं बताऊंगा तुम्हें टैक्स। बट एनीवे, वापस आओ भाई। देखो, लॉ में चेंजेस होती हैं। आप पुरानी चीज़ों को पढ़ के उसको पढ़ाओगे ना भाई, तो बेड़ा गर्क करोगे, गलत पढ़ाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी बात तवज्जो सुनना। कल मैंने जिक्र भी नहीं किया था क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था, ताकि तुम्हें पुख्ता करके क्लियर करके बता दूँ, बेटा ये देखो ये कानून है, ये एग्जामिनर तुम्हारा जो पूछता है ये पूछता है। अब आओ, पहली बात मेरे बच्चों ये है कि क्या लफ्ज़ लिखा है ये? प्लांट एंड मशीनरी तो नहीं लिखा। मैंने कैसे बोला था प्लांट एंड मशीनरी? अब इसका मतलब एक चीज़ पे कुछ टीचर कहते हैं सारे एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट पे ये 25% की डिडक्शन मिलती है। तारिक तुनियो अकेला बंदा है जो बोलता है सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगी, और तारिक तुनियो इज करेक्ट। नॉट बिकॉज क्या है मैं तारिक तुनियो, नो, बिकॉज के यही लॉ है। मैं आज साबित करूंगा तुम्हारे सामने। और एग्जामिनर ने कभी भी इसमें बाकियों को इनिशियल अनाउंस नहीं दिया। लॉ पहले हुआ करता था, पहले ये आज से 10 साल पहले 25% नहीं 50% था। सब उन एसेट्स पे मिलता था जो इसकी डेफिनेशन में आएंगी। किसकी डेफिनेशन में? ईडीए की डेफिनेशन में आती हैं। फिर उसको रिड्यूस करते फिर बिल्डिंग को निकाल दिया, फिर दूसरा निकाल दिया, अब लिमिट कर दिया है एक एसेट पे भाई, एक एसेट पे लिमिट कर दिया है। अगर एक से किसी और एसेट को दोगे ना तो तुम्हारे मार्क्स गए। तो लॉ ही क्लियर है इस पे। मगर पता है क्या है, वही ना एक्सपर्टीज की बात है। मैं आज साबित करूंगा तुम्हें कि सिर्फ एक एसेट पे मिलेगा। तुम खुद डिसाइड करना, मेरी बातों पे नहीं आना। कितना ही बड़ा एक्सपर्ट हो, आप अपना माइंड अप्लाई करो। अब मेरी बात क्या है, इनिशियल अलाउंस किस पे मिलता है? ऑल ईडीएस पे मिलता है या सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है? दिस इज टू बी क्लैरिफाइड। आए इसको कवर करते हैं। पहले ईडीए की मीनिंग देखते हैं। किसकी मीनिंग क्या है? ईडीए एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट। डेप्रिशिएबल एसेट दो किस्म के हो गए। नो, हाँ यस सही कह रहे हो। ईडीए नॉन ईडीए। डेप्रिशिएबल एसेट दो किस्म के हो गए ना, ईडीए और नॉन ईडीए। आए देखते हैं कि किसे कहते हैं ईडीए। ईडीए मीन्स ऑल डेप्रिशिएबल एसेट्स, सिवाय गिनो 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है, 5 एसेट को छोड़ के बाकी सब क्या बन गए? ईडीए बन गए। इसका मतलब लॉ खुद कह रहा है कि भाई देखो, मैं तुम्हें देने वाला हूं 25% की रिडक्शन ईडीए पे, और ईडीए में ये 5 शामिल नहीं है। 1 2 3 4 5 ये नहीं है उसमें शामिल। तो सवाल ये है फिर ईडीए में क्या शामिल है? ईडीए में क्या शामिल है, आते हैं उसकी तरफ। ईडीए की डेफिनेशन में क्या शामिल है बोलो? नहीं, सारे डेप्रिशिएबल एसेट्स, जिंदाबाद, सारे डेप्रिशिएबल एसेट्स, सिवाय कौन से? सिवाय 5 के। ये 5 इंक्लूजन है कि एक्सक्लूजन है? एक्सक्लूजन, ठीक है, एक्सक्लूजन। तो पहली एक्सक्लूजन तो बताओ जरा चंदा, क्या लिखिए? रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। ये क्या होता है?
रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, रोड पे चलने वाली गाड़ी, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो पैसेंजर की हो, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मगर कौन सी? जो नॉट प्लाइंग फॉर हायर है। तो प्लाइंग फॉर हायर क्या होता है? जो सवारी और रेंट या किराए पे चलेगी वो प्लाइंग फॉर हायर है। जो किराए और सवारी और रेंट पे नहीं चलेगी वो नॉट प्लाइंग फॉर हायर है। अब मिसाल लें, मेरे एम्प्लॉयर ने, अल्लाह उसकी ज़िंदगी बढ़ाई, अल्लाह उसको तरक्की, मैं तो अपने एम्प्लॉयर को बहुत दुआएं देता हूँ भाई, तुम लोगों को पता है ना, अल्लाह उसकी ज़िंदगी बड़ी करे, अल्लाह उसको बहुत नसीब अच्छे करे। मेरे पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास उसने मुझे गाड़ी दी हुई है छोटी सी है। अब मैं निपा से निकलता हूँ, कराची निपा, वहाँ से निकलता हूँ, और तुम लोगों को पता है ना एक्टिव लाइफ के लिए एक दिन मुझे बीवी ने ताना मारा, तब से लेके खुद ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइवर को मैंने फारिग किया हुआ है, चल बेटा तू बच्चों को पिक एंड ड्रॉप कर और घर जा। तो मेरा ड्राइवर आजकल ना किंग बना हुआ है, उसको टेंशन ही कोई नहीं, वो घर चला जाता है। भाई ने ताना पता है बीवी ने कि आपको तो रास्ते ही नहीं पता। तब से लेके मैं कहता हूँ मैं पूरा कराची जब तक नहीं समझ, कोने कोने तक जाऊँगा खुद अपनी, फिर मैं ड्राइवर को बुलाऊँगा, बेटा इधर आ तो, ठीक है। तो हम भाई ताने बीवी के भी नहीं बर्दाश्त करते, तुम लोगों को क्या पता, ठीक है, रास्ते नहीं पता भाई। भाई अब तब से गाड़ी खुद चला रहा हूँ, तो मैं निकलता हूँ तो क्या करता हूँ भाई, मुझे एक बात बताओ, वहाँ से मुझे चुंदरीगढ़ रोड की तरफ जाना होता है, राइट, वो मेरा ऑफिस वहाँ है, तो मैं क्या टावर से, टावर देखा है ना, टावर से निकलता हूँ और बोलता हूँ टावर टावर टावर, आ जाओ सवारी बैठो सवारी बैठो, के सवारी बैठा के जाता हूँ या अकेले जाता हूँ? क्यों क्यों? एक बंदे ने रोका, रुको रुको रुक, टैक्सी रोको रोको, मैं रुकूंगा? मैं बोला अच्छा अच्छा तू भी आ जा, तू भी आ जा। क्यों भाई, कौन सी गाड़ी है मेरे पास, फ्लाइंग फॉर हायर या नॉट फ्लाइंग फॉर हायर? फ्लाइंग फॉर हायर या नॉट फ्लाइंग फॉर हायर? अच्छा भाई, मेरे घर के पीछे जो है ना एक और साहब है जो कंपनी के सीईओ है, उसके पास गाड़ी कौन सी है, फ्लाइंग फॉर हायर कि नॉट फ्लाइंग फॉर हायर? नॉट फ्लाइंग फॉर हायर भाई, क्योंकि वो भी गाड़ी में अकेला जाता है भाई, वो टावर टावर करता हुआ वो भी नहीं जाता। तो किराए पे कौन सी होती है यार? बस चिंची क्यों भाई, उबर, करीम, ये भी तो हैं, बस, ट्रक, डंप, हाँ डंप क्यों नहीं भाई, गुड्स के लिए, गुड्स के लिए। इसका मतलब है कि हर वो गाड़ी जो किराए पे दी जा सकती है या ली जा सकती है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाइंग फॉर हायर, और जो उसको नहीं दिया जाता क्या कहेंगे, नॉट प्लाइंग फॉर हायर। मैं आपसे पूछता हूं, कंपनी ने गाड़ी परचेज की अपनी गुड्स ट्रांसपोर्ट, अपनी गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, प्लाइंग फॉर हायर कि नॉट प्लाइंग फॉर हायर? नॉट प्लाइंग फॉर हायर, क्योंकि किसी और को किराए पे थोड़ी देंगे, अपनी गुड्स ट्रांसपोर्ट करनी है ना, पड़ोसी को थोड़ी देंगे ना रेंट पे। इसका मतलब सुनो, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस की गाड़ियां क्या बन गई, ट्रांसपोर्टेशन की, ऑनलाइन वालों बोलो, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस की गाड़ियां बन गई प्लाइंग फॉर हायर, बाकी सारी गाड़ियां बन गई नॉट प्लाइंग फॉर हायर। ओके, तो एक्सक्लूड किसे किया, नॉट प्लाइंग फॉर हायर को, उस पे इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। रुकना जरा, आगे जाओ, सेकंड नंबर पे एक्सक्लूजन क्या है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तीसरे नंबर पे क्या है, जो प्रीवियस, मैंने भी क्या कहा था कल, प्लांट एंड मशीनरी कौन सी, फर्स्ट टाइम यूज वाली, ये तो प्रीवियस यूज है, इस पे भी नहीं मिलेगा इनिशियल अलाउंस, पहले मिल चुका, पहले मिल चुका, 2 साल पहले उस भाई ने ली थी, उसको तो मिल चुका ना, मैं तो अभी उसे परचेज कर रहा हूं। सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, मैं करने वाला था ये गुफ्तगू, सबर तो कर। उसके बाद क्या है, आखिरी, प्लांट एंड मशीनरी कौन सी, जिसे इनकम टैक्स लॉ के, ऑनलाइन बेटा तवज्जो, जिसे इनकम टैक्स लॉ के किसी सेक्शन ने कहा कि हम तुम्हें 100% डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहे हैं। कितने परसेंट? इंटायर कॉस्ट अगर किसी प्लांट एंड मशीनरी की एक साल में 100% डेप्रिशिएट हो चुकी है तो वो डेप्रिशिएबल एसेट ही नहीं रहा, ईडीए तो दूर की बात है, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट तो दूर की बात है, वो डीए नहीं है, डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, क्योंकि सारी कॉस्ट लॉ ने एक ही झटके में अलाउ कर दी, तो बचा क्या, वो भी एक्सक्लूड हो गया। अब भाई इनकम टैक्स लॉ की मर्जी, इनकम टैक्स लॉ शेर है, बच्चे दे अंडे दे, उसकी मर्जी। इसकी एग्जाम्पल, शाबाश, इसकी एक ही एग्जाम्पल है जिसकी प्लांट एंड मशीनरी से ताल्लुक नहीं है,
वो है बिल्डिंग से उसका ताल्लुक है, एक ही मौजूद है बस, जिसमें कहा गया है कि जी जो डिसेबल्ड पर्सन की व्हील चेयर है वो बिल्डिंग्स में चढ़ने के लिए एक क्या चाहिए, रैंप चाहिए होता है। तो जो रैंप बनाएगा ना 2.5 लाख के अंदर जिसकी कॉस्ट होगी 100% डिप्रिसिएशन रेट है उसका, आएंगे पहुंचेंगे उस तक। आखिरी चीज क्या है भाई, इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स, इसका मतलब बिल्डिंग्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, ये स्ट्रक्चर सारा निकल गया, बचा क्या? अब जरा सोचो, इसने तो सब कुछ निकाल दिया भाई, इसने तो सारे डेप्रिशिएबल एसेट निकाल दिए, बचा क्या? अब मुझे बात बताओ क्या बचा? सबसे पहले सर जी बचा, इसमें गौर से देखोगे तो वो रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो प्लाइंग फॉर हायर है वो बच गई। कहीं पे कंप्यूटर एक्सक्लूड किया गया है? नहीं, वो भी बच गया। वो जो न्यू मशीन्स हैं वो भी बच गई, है ना? और गौर से देखो ये रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, एयर नहीं, तो सारे एरोप्लेन्स आ गए शामिल, ट्रेन शामिल, बोट शामिल, क्योंकि निकाला किसको, रोड को, तो बाकी शामिल। इसका मतलब बहुत सारे एसेट्स अभी भी हैं जो क्या बन चुके हैं, जो ईडीए बन चुके हैं। अब मैं आपको देने वाला हूं 2 मिनट ताकि इस कॉन्सेप्ट को पक्का कर लो। आए जरा नोटिंग करते हैं मिलके। अब आप करवाओगे नोटिंग मुझसे, बताएं मुझे बेटा सबसे पहले रेट क्या था, रेट क्या था चंदा? सर जी रेट था 25%। ओके, 25% किसका? कॉस्ट का, बिल्कुल सही है, कॉस्ट का। ओके, कॉस्ट किसकी? नहीं, इसमें जो लिखा है उसकी बात करें ना, ईडीए की। ओके बेटा, शायान अली बिल्कुल सही है बेटा, अप्लाइंग फॉर हायर हो जाएगा, रेंट अ कार बिल्कुल होगा, टैक्सी, रेंट अ कार सब अप्लाइंग फॉर हायर होंगे। बेसिक फार्मूला ये। अब वो टीचर्स कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, ईडीए जो तो लॉ तो सबको दे रहा है, वो कहते हैं सबको लॉ अलाउ कर रहा है, ये देखें कानून में लिखा है, ये देखें भाई, अभी आगे तो बढ़, अभी आगे तो बढ़, ये इसको अधूरा पढ़ेंगे गलती करेंगे। मगर आप मुझे बताओगे कि सर ये ईडीए क्या है भाई? एलिजिबल डेप्रिशिएबल, डेफिनेशन क्या है इसकी? ऑल डेप्रिशिएबल एसेट्स ईडीए हैं सिवाय 5, सिवाय 5। कौन से 5 हैं जिनको निकाला गया, ईडीए नहीं बनाया गया है? फातिमा रिपीट हो रहा है सारा बेटा। अब देखें एक्सक्लूड कर दिया गया किसे किसे? सर पहला एक्सक्लूजन तो बताओ जरा। नहीं नहीं, नॉट अप्लाइंग फॉर से पहले तो बताओ सर। पहला है रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कौन सी? नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। नोट्स बना रहे हो? नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। अगर कोई लिखना चाहता है लिख ले, नहीं तो वो वैसे ही आपको मास्टर शीट में है। दूसरा क्या एक्सक्लूजन था सर जी? दूसरा है फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ओके, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तीसरा क्या था? नहीं, क्या प्रीवियसली यूज? प्लांट एंड मशीनरी। कौन सी? प्रीवियसली यूज्ड भी अधूरी बात कर रहे हो बेटा, प्रीवियसली यूज्ड इन पाकिस्तान, वो बाहर बेशक यूज हो, पाकिस्तान में ना हो। ओके सर जी, तीसरा क्या है? ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जिसकी 100% कॉस्ट को इन ईयर 1 डिडक्ट कराया हो लॉ ने, डिडक्ट कराया हो लॉ ने, तो उसकी कॉस्ट ही डिडक्ट हो चुकी है। क्या डिडक्ट करोगे? फुली डेप्रिशिएटेड है। सही है भाई। आखिरी क्या है सर जी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट। स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट का मतलब है बिल्डिंग्स वगैरह। अब मैं आपसे चाहता हूं, जो ईडीए बन रहे हैं, ये तो निकाले गए ना, अब जो रह गए एसेट, जो डेप्रिशिएबल एसेट है मगर एक्सक्लूड नहीं हो, उसकी लिस्ट बताओ। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल,
अप्लाइंग फॉर हायर शामिल है कि नहीं है एडीए में? अप्लाइंग फॉर हायर शामिल है सर जी, शामिल है, बिल्कुल है, ओके, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और बताएं क्या एयरप्लेन शामिल है? यस सर, क्योंकि रोड को निकाला ना, बस एयर को थोड़ी निकाला। ट्रेन, बोट सब शामिल हो गए, क्योंकि निकाला रोड को। रोड ट्रांसपोर्ट तो एयर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट वो तो नहीं निकाले, शामिल हो गए। सर जी कहीं पे कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं निकाले, शामिल हो गए। और भी होंगे, कैसे पता चलेगा और भी होंगे? क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट्स की लिस्ट भी है कानून में, है, कल दिखाई दी तुम लोगों को। कहाँ? रेट जहां थे, रेट वहां उस टेबल में, रेट वाले टेबल में सर जी ये सारी लिस्टें मौजूद हैं, जरा देख लो एक दफा। ये आपकी ये एक टेबल है, पेज 2 है, इसमें ये देखें लिस्ट आ गई। ये देखें बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारे डिप्रिशिएबल एसेट्स हैं। बाद में पढ़ाऊंगा, ये टेक्निकल और प्रोफेशनल बुक्स भी इसमें आ गए। शिप्स देख रहे हो, अलाइड आइटम्स, आईटी आइटम्स सब, ठीक है, ये सब इसमें मौजूद है। ओके, हमने बस इतना देखा ये कि हमारे पास 1 2 3 4 5 कम से कम 5 एग्जाम्पल्स मौजूद हैं ईडीएस की, और मैं बोलना चाहता हूं आपको कि इन सब में प्लांट एंड मशीनरी किधर है? वो भी तो है ना, वो भी तो एक्सक्लूड नहीं हुई ना। तो लिखो, मैं इसको अलग इसलिए कर रहा हूं, इन सब को ईडीए तो कहा गया है, मगर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। इनिशियल अलाउंस सिर्फ किसको मिलेगा? इसे प्लांट एंड मशीनरी को। कौन सी? जो फर्स्ट टाइम यूज हो पाकिस्तान में, एक्सक्लूड ना हो। तो एक्सक्लूड प्लांट एंड मशीनरी कौन सी थी? ये एक्सक्लूड थी, ये एक्सक्लूड थी। इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान में जो फर्स्ट टाइम यूज हो रही हो और जिसकी कॉस्ट भी 100% डिडक्ट ना की गई हो। तो कल मैंने आपको कहा था कि न्यू लोकली परचेज्ड, न्यू इंपोर्टेड, यूज्ड इंपोर्टेड, इस पे इनिशियल अलाउंस मिलता है, मगर यूज्ड लोकली परचेज पे नहीं मिलता, क्योंकि वो एक्सक्लूड हो गई है। यही तो सवाल है ना, यही तो सवाल है कि अगर 5 ईडी हैं, 6 ईडी हैं, 8 10 ईडी हैं, सबको दो ना। कानून तो यही कहता है। क्या कहता है कानून? कहता है ये देखो 25% किसका? कॉस्ट का। कॉस्ट किसकी? ईडीए की, तो दो ना। अभी सबर सबर, थोड़ा आगे तो चल, अभी ट्विस्ट आ रहा है ना कहानी में। अभी तो हमने सिर्फ रिश्ता मांगा था, इन्वेस्टिगेशन भी तो होगी वहां से। आगे तो बढ़। ओके चलें आगे जाएं, चलो आगे से आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आओ भी आओ आओ आओ। कम से कम आपने कुछ बेसिक चीजें तो पढ़ ली, और वो ये हैं। क्या जो पढ़ा है मुझे बता सकते हो? अब बता सकते हो तो बताओ। इनिशियल अलाउंस का रेट 25%। डब्ल्यूडीवी पे लगेगा कि कॉस्ट पे? कॉस्ट पे। रिकरिंग है या वन टाइम? ईडीए की डेफिनेशन में क्या शामिल है? ऑल डेप्रिशिएबल एसेट। एक्सक्लूड कितने किए गए? शाबाश 5। कौन से? यार इस चीज पे ना जबरदस्त जवाब पे मैं चाय पीता हूं, मैं तो खुद को रिवॉर्ड करता हूं चाय पी के। आप सिर्फ देख सकते हो। हाँ अच्छी चाय। चलो आगे बढ़ो बेटा, आगे आ जाते हैं। अब देखो ये आपके भाई का काम क्या लिखा है मैंने? एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट में क्या लिखा है? ईडीए। जो ईडीए तो है, मगर कौन सा? जिस पे इनिशियल अलाउंस मिलेगा, और वो ईडीए जिस पे इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। ये मैंने एग्जांपल्स लिख दिए हैं, इस पे नहीं मिलेगा। अरे भाई कहाँ से ला रहे हैं सर ये आप चीज़ें? कानून में कहाँ लिखी हैं? बताता हूँ कहाँ से ला रहा हूँ। ये मैंने लिखा है, मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। क्यों किया है बता रहा हूँ। ये देखो,
रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल ईडीए तो है, इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। एयरक्राफ्ट, बोट, ट्रेन ईडीए नहीं मिलेगा। कंप्यूटर नहीं मिलेगा। टेक्निकल और व्हीकल नहीं मिलेगा। सिर्फ किस में मिलेगा सर? क्यों? ये सबूत है, ये सबूत है योर ऑनर। रीजंस फॉर लिमिटिंग इनिशियल अलाउंस। यार जबरदस्त शीट बनाई है मैंने इस दफा, मास्टर शीट बना के मैं खुद डांस कर रहा था। हाँ मजा आ गया, ऐसी जबरदस्त है, आपको मेहनत ही नहीं करनी, बस आपके सामने हो उसे पढ़ो। क्या लिखा है? प्रीवियसली इनिशियल अलाउंस वाज अलाउड टू ऑल ईडीएस बट नाउ लिमिट हो गया है ड्यू टू अमेंडमेंट इन विच शेड्यूल। ये लोग नहीं पढ़ते, तभी वो गलती करते हैं, क्योंकि थर्ड शेड्यूल में सर जी रेट होता है। किसका रेट होता है? इनिशियल अलाउंस का 25% लिखा कहाँ है? थर्ड शेड्यूल में। और वहां कानून मेरा बच्चा, मैं आपके लिए पिक्चर लेके आया हूं चंदा, ये पिक्चर मेरी नहीं है, ये उस कानून की, असल कानून की पिक्चर है। खुद पढ़ो, बताओ किस पे इनिशियल अलाउंस मिलेगा। ये वो कानून है जिसकी मैं पिक्चर आपको दे रहा हूं, असल कानून की पिक्चर दे रहा हूं। 25% कहां रेट लिखा है? थर्ड शेड्यूल में। पार्ट कौन सा है? पार्ट 2। क्या लिखता है कानून? रेट ऑफ इनिशियल अलाउंस कितना होगा अंडर सेक्शन 23 को छोड़ो, रेट कहां गिवन है? थर्ड शेड्यूल में। और वो क्या कहता है? 25% सिर्फ किसका? तो हो गया ना लिमिट। रेट सिर्फ किसके लिए गिवन है? तो सब पे कैसे लगा रहे हो? सब पे कैसे लगा रहे हो? जब रेट देते वक्त लिमिट कर दिया उसने प्लांट। हाँ पहले था सबको मिलता था, मगर अब पता है क्या है? एक चीज लिखी है सेक्शन में, ये है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक्चुअल लॉ, इसका सेक्शन 23 उसमें नहीं पता चल रहा। सेक्शन 23 इनिशियल अलाउंस का है और उसमें शुरू में लिखा है कहीं से भी लिमिट नहीं लग रही, 23 तक महदूद करोगे ओपिनियन। 23 इनिशियल अलाउंस है, उसमें सिर्फ यही लिखा है भाई इनिशियल अलाउंस मिलेगा किस पे? एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट पे, उसकी ये तरीके हैं, फर्स्ट ईयर, सारी बातें वही हैं जो आपको मैंने पढ़ाई। कहीं से सेक्शन 23 में नहीं पता चल रहा रेट कितना होगा और कहाँ लिमिट होगी। हमें कहता है, अब सुनो क्या कहता है, रेट के लिए हमें जाना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ इनिशियल अलाउंस, सबसेक्शन 2 पढ़ रहा हूं, ऑफ अमाउंट ऑफ इनिशियल अलाउंस ऑफ अ पर्सन शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग रेट स्पेसिफाइड इन पार्ट 2, देखते जाना, पार्ट 2 थर्ड शेड्यूल अगेंस्ट द कॉस्ट। और वहां जब मैं रेट देखता हूं तो आपके सामने क्या लिखा है? 25, मगर कब? आई रेस्ट माई केस योर ऑनर। हो गया साबित के इनिशियल अलाउंस सिर्फ भाई एक सेक्शन में है इधर और रेट शेड्यूल में है एंड पे इधर, दोनों को मिला के पढ़ूंगा ना, अलग तो नहीं पढ़ूंगा ना, मिला के पढ़ूंगा ना। इसका मतलब क्या है? इनिशियल अलाउंस सिर्फ लिमिट करोगे। अब सुनो, डरपोक बच्चे भी तो होते हैं ना, सर एग्जामिनर गलत कर दे तो? अरे भाई गलत नहीं करेगा वो, प्रोफेशनली खुद। आपको मैं एक बात बताता हूं, ये जो कैलकुलेशंस होती हैं किस पे होती हैं? मैनुअल या ऑनलाइन? ये जो टैक्स रिटर्न जमा होते हैं ये मैनुअल है ऑनलाइन है? ऑनलाइन है। जब ऑनलाइन हम लोग काम करते हैं ना, प्लांट एंड मशीनरी के अलावा इनिशियल अलाउंस का कोई ऑप्शन ही नहीं देता। अब बताओ एक पे मिलेगा कि सब पे मिलेगा? खत्म हो गई बात ना यार, खत्म हो गई बात। जब सॉफ्टवेयर ही नहीं खोलता प्लांट एंड मशीनरी के अलावा, इनिशियल अलाउंस मिलता नहीं है, तो मैं थ्योरी पढ़ाने वाला बन के गलत थोड़ी पढ़ाऊंगा। रियल लाइफ में सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी तक महदूद हो चुका है। आगे आप लोगों की मर्जी। उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो मुर्शिद की बात नहीं सुनते और गुमराह हो जाते हैं, फिर रोते हुए वापस आते हैं, सर 48। और मैं क्या बोलता हूं, अब्बा, उसका अब्बा साथ बैठा होता है, लानत तेरी शक्ल, 48 क्यों भाई? वो गलतियां करके आते हैं, इधर कट गया, इधर कट गया, इधर कट गया। भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जिम्मेदारी से पढ़ाता हूं और सिर्फ वो पढ़ाता हूं जो पेपर के लिए आएगा, ठीक है? अब मुझे आप समअप करो, छोड़ो इस गुफ्तगू को, बताओ। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इनिशियल अलाउंस पे क्या क्या याद करोगे? बोलो, मैं बताऊं क्या क्या याद करोगे? आओ, बहुत मुश्किल चीज पढ़ा रहा हूं भाई, ये बिल्कुल याद नहीं होगी तुम लोगों को, बिल्कुल भी याद नहीं होगी, मैं बता रहा हूं। इनिशियल अलाउंस सबसे पहले याद होना चाहिए, ये क्या है? डेप्रिसिएशन की टाइप है। ये आसान चीज़ थी, है ना? ये तो मुश्किल नहीं है ना? ओके, ये अब मुश्किल चीज़ आ रही है, बहुत मुश्किल है बेटा, नहीं समझ आएगा। ये 25% किसका लेते हैं हम? कॉस्ट का। और कॉस्ट किसकी? प्लांट एंड मशीनरी की। बेटा बस यही है, भूल जाओ बाकी, ये है मुश्किल। ले भाई,
उसके अलावा आपका एग्जाम में आ ही नहीं सकता कुछ। ये था इनिशियल अलाउंस। साबित कर दिया ना, थ्योरी व्यूरी पढ़ा के सामने रख के साबित कर दिया ना, बगैर पेपर में ही आएगा बस 25% प्लांट एंड मशीनरी का, बस बाकी एसेट्स काम नहीं देंगे। और अगर वो डरपोक बच्चा हो ना जो थोड़ा एग्जामिनर से बात करना चाहते हैं, वो लिखे, एक नोट लिखे, पता है क्या लिखे, रेट ऑफ 25% इज प्रोवाइडेड इन थर्ड शेड्यूल ओनली फॉर प्लांट एंड मशीनरी, देयरफॉर आई एम लिमिटिंग इनिशियल अलाउंस टू प्लांट एंड मशीनरी। कोई गलत नहीं कर सकता इस बात को। सही बच्चा? ऑनलाइन क्लियर हो गया मेरे बच्चों? एक्सक्लूडेड में फोर्थ पॉइंट था प्लांट एंड मशीनरी, मगर ये है फातिमा बेटा, ये ना फिक्शनल है, अभी तक कोई ऐसी प्लांट एंड मशीनरी है नहीं जिसकी सारी कॉस्ट को डिडक्ट कर दिया जाए। मैं इसकी एग्जांपल तुम्हें दोबारा देता हूँ। लॉ में लिखा है कि अगर कोई ऐसा सेक्शन हो जो किसी प्लांट एंड मशीनरी की सारी कॉस्ट को एक दफ़ा रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह डिडक्ट करा दे, तो ऐसे एसेट को इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। भाई मिल भी नहीं सकता ना, सारी कॉस्ट ही डिडक्ट करा दी है। मगर हमारे लॉ में अभी तक कोई ऐसी प्लांट एंड मशीनरी नहीं है जिसकी 100% डिडक्शन एक ही साल में मिल रही हो। ये फ्यूचर के लिए रखी गई है। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मेरा बच्चा तवज्जो करना। अब हम जा रहे हैं इन डेप्रिसिएशन कितने किस्म की थी? ओके, दो। डेप्रिसिएशन की दो किस्में, कौन सी? इनिशियल अलाउंस। इसके पॉइंट्स बताओ क्या क्या थे इसमें यार? 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये है भाई सारा। आप तुम्हारा सारा कुछ यही है भाई, ये तो याद हो जाएगा ना। इसमें क्या है? दूसरी किस्म क्या है? दूसरी किस्म चंदा है नॉर्मल डेप्रिसिएशन, जो थोड़ी सी कल पड़ी थी, थोड़ी सी, आज उसको मुकम्मल पढ़ेंगे। नॉर्मल डेप्रिसिएशन मैं आपके लिए नहीं, यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर दिस, सिर्फ क्लियरिटी के लिए बता रहा हूं। ये गिवन है सेक्शन 23 में, ये गिवन है सेक्शन 22 में। यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर द नंबर्स, ये सिर्फ आपको क्लैरिटी के लिए ला रहा हूँ। आपको नंबर नहीं याद करने के किस सेक्शन में कहाँ लिखा है। मैं बार बार बोलता ज़रूर हूँ क्योंकि ये चीज़ें मुझे फिंगर टिप्स पे हैं, और हमेशा कोशिश करता हूँ कि इसमें आपको कंफ्यूज ना हो जाओ तो ना मेंशन करूँ। मगर कभी मैं नंबर को मेंशन करूँ तो यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर द नंबर कि ये कहाँ लिखा है, बट यू आर सपोज टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। अब क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ये एक दफ़ा मिलती है, रिकरिंग है। ओके, सबसे पहले सुन लो मेरे बच्चों, इनिशियल अलाउंस फर्स्ट टाइम यूज इन पाकिस्तान पे होता है। बिल्कुल ठीक है बेटा, शायन थोड़ा सब्र रखना बेटा, मैं पिक कर गया हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो। अगर शायन अली तुम्हारा फोकस या तुम्हारा सवाल का ताल्लुक कमर्शियल प्रोडक्शन से है तो कंफर्म कर लो। मैंने भी इसको खुद नहीं मेंशन किया, कमर्शियल प्रोडक्शन वाला पॉइंट मैंने खुद नहीं लाया। अगर कमर्शियल प्रोडक्शन वाला तुम्हें पॉइंट पता है इनिशियल अलाउंस का तो मैं कवर करूँगा, इतना बता दो तुम्हें। अगर नहीं पता तो सब्र कर, बस भाई की बात सुन, आगे बढ़। मैं तुम लोगों को जल्द से जल्द पास पेपर पे लाना चाहता हूँ, आई के लेवल पे लाना चाहता हूँ। मैं अपने तरीके से जाऊँगा, कवर 100% करा दूंगा, रेस्ट एश्योर्ड, पर तरीका मेरा होगा ताकि जल्दी पहुँचा दूँ। आओ मेरे बच्चों, इसके बारे में चंद चीज़ें बेसिक पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, नॉर्मल डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाती है ईयर 1 से। ईयर ऑफ यूज, विच यूज? फर्स्ट यूज। ओके, सेकंड इसका मेथड क्या है ये तो बता चुका हूं ना भाई। ओके शाबाश, रिटन डाउन वैल्यू WDV पे क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन रेट। डेप्रिसिएशन रेट कौन सा? हमारी मर्जी का, मैनेजमेंट का डिसाइडेड या लॉ का प्रिस्क्राइब्ड? लॉ का प्रिस्क्राइब्ड रेट जो पेपर में गिवन होता है। आओ थोड़ा देख लें इसको कि वो कौन कौन से रेट्स हैं, वो कौन कौन से रेट्स हैं जो लॉ ने प्रिस्क्राइब किए हैं, ताकि फिर हम थोड़ी प्रैक्टिस कर पाएंगे आज। सही है, नंबर्स पे लेके जाना चाहता हूं। उससे पहले आओ भाई रेट्स देख लो। अब उस टेबल को पढ़ोगे ना, अब आपको पहला साल जब आप उसको यूज कर रहे हो, जब आप उसको यूज करोगे, परचेस किया है यूज करोगे। देखिए मैं अभी आता हूं उसकी तरफ, मैं इसकी डिटेल डिस्कशन करूंगा, सब्र रखें। आए बेटा इस टेबल को देखें जरा, पढ़ें। पहला क्या लिखा है? 10% किसका है बेटा? बिल्डिंग का रेट कितना? 10%। कौन सी बिल्डिंग?
ऑल का मतलब क्या भाई? हर किस्म की ऑफिस बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है। 10%। सेकंड बॉक्स में जाओ, 15%। किसके लिए? ओके, फर्नीचर, राइट, और प्लांट एंड मशीनरी, यस, सारी मशीन, और व्हीकल, ओके, ये सबसे कॉमन ये 3 हो गए। शिप्स भी, और फिर आप इस पे एग्जामिनर खेल सकता है। बताता हूं, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, ये सारी किताबें या वो जो डिप्रिसिएशन की रिक्वायरमेंट मीट करती हों। मैं आपसे पूछता हूं, डिप्रिशिएबल एसेट किसे कहते हैं? जो जिसका बेनिफिट 1 साल में मिले या मोर देन ईयर हो? तो कौन सी किताबें हैं ये? मोर देन 1 ईयर वाली सारी है? बिल्कुल भी नहीं है। ये मोर देन 1 ईयर वाली किताब ही नहीं है। ये है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये है सेल्स टैक्स एक्ट, ये किताबें हैं। ये मोर देन 1 ईयर की नहीं है। क्यों यार? हर साल अमेंड हो जाती है। ये रोज़ मैं उठा के ना, वहाँ मेरी लाइब्रेरी बनी उसमें रखता जाता हूँ। चल भाई तू उधर हो जा, जमा करता जाता हूँ। पुरानी किताबें काम की नहीं रही, क्यों? चेंज हो गई ना। तो किताबें सिर्फ कौन सी? टेक्निकल और प्रोफेशनल, वो भी जो मोर देन 1 ईयर वाली है। आपको क्या लगता है कि इसको डिप्रिशिएट क्यों करवा रहे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह क्यों नहीं डिडक्ट करवा रहा? आपको लग रहा होगा सर ये 50 रुपए की किताब, ये डिप्रिशिएट क्यों करवा रहे हैं? सर जी 50 रुपए की नहीं, 50 मिलियन की किताबें होती हैं बिजनेस में। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल जो मैंने खुद देखी थी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो फार्मूले होते हैं केमिकल, वो कैसे पता चलते हैं कंपनी को? पेटेंट होता है ना, खरीदना पड़ता है ना। तो जो पेटेंट देने वाली बाहर की कंपनी है वो क्या करती है? ईमेल करती है। ईमेल करती है ताकि तुम दूसरों को ईमेल करो। वो भेजती है भाई चंदा किताब, वो एक फार्मूले की किताब देती है और क्या बोलती है? एक चीज बाहर गई ना, तुझे नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा सीक्रेट है, उसके पैसे लेते हैं। एक दफा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का ऑडिट करते हुए मैंने देखा, एक कंपनी 40 मिलियन का एक्सपेंस स्ट्रेट डिडक्ट किया हुआ है, स्ट्रेट रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस किया हुआ है। और डिस्क्रिप्शन क्या दी? पेरियोडिकल्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स। 50 मिलियन इसमें भाई। हाँ, नहीं स्ट्रेट डिडक्शन, डेप्रिशिएट नहीं किया था, स्ट्रेट डिडक्शन मारी हुई थी। डिस्क्रिप्शन क्या थी? पेरियोडिकल्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स। मैगजीन को कहते हैं जो हर पीरियड, हर महीने, हर 3 महीने, वो पेरियोडिकल कहलाता है। मैंने ऑडिट में ऑब्जेक्शन उठा दिया। क्या ऑब्जेक्शन उठा दिया? एज ए टैक्स ऑडिटर मैंने कहा ऐसे एक्सपेंस को और उन किताबों को मैं नहीं मानता। वो जो किसने कहा है? हबीब जालिब ने, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। मैंने कहा मैं भी नहीं मानता इसको। यार ये 40 मिलियन में तूने क्या खरीदा है? उन्होंने कहा सर एक किताब ली है, किताब की 40 मिलियन, झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं मानता इसको। मैंने कहा अच्छा सबूत दो, ले आओ वो किताब इधर। पता है क्या बोलता है? नहीं ला सकता। अरे तो साबित हो गया ना झूठा है, गलत एक्सपेंस क्लेम किया है, फेक एक्सपेंस। कहता है सर कोई फेक एक्सपेंस नहीं है, आपको हम कहते हैं हमारी कंपनी आओ, आके देखो, दीदार करो उस किताब का, उस पवित्र किताब का। हम आपको इनवाइट करते हैं, आए हम दिखाएंगे तुम्हें, कंपनी में आओ। मैंने कहा फिर इधर क्यों नहीं ला रहे हो? सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, वो स्विस कंपनी है, उसने हमें मना किया। भाई मैं रेगुलेटर हूं भाई, मेरे पास तो आएगी ना टैक्स। फिर मैंने कहा छोड़ यार क्या जिद कर रहे। मैंने कहा चलो भाई मनी ट्रेल दो, साबित करो। वो कॉन्ट्रैक्ट लाए, वो पैसे। मैंने कहा यार बात तो सही है। फिर मैंने क्या किया? इंटरनेट गूगल किया कंपनी को, पता चला ऐसा वाकई होता है। मैंने कहा चलो भाई मैं मानता हूं, मगर फिर भी एक गलती थी उनकी। टैक्स कैलकुलेशन में गलती क्या थी? 40 मिलियन की स्ट्रेट डिडक्शन नहीं मिलेगी।
40 मिलियन की स्ट्रेट डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बुक क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी। द मोमेंट मैंने उसको कहा ना, चल बेटा मैं आपका एक्सपेंस तो मानता हूं, सिर्फ 15% अलाउ करके बाकी एडबैक कर दूंगा। सर ये क्यों? मैंने कहा भाई थर्ड शेड्यूल तो देख, तेरी इस किताब को कानून ने क्या बनाया हुआ है भाई, इसलिए बड़े खर्चे भी होते हैं। ये आम किताबें नहीं है, इमरान सीरीज की और बाकी जो नॉवेलों वाली किताब नहीं है। आई बात समझ? तो एग्जामिनर इस पे खेल सकता है भाई, स्ट्रेट डिडक्शन मारी होगी उसने बुक्स के लिए, तो तुम क्या करोगे, एडबैक करोगे, क्योंकि ये क्या है, डेप्रिशिएबल एसेट है। उस पर कितने रेट से मिलेगी? 30% क्या है, आईटी इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, मॉनिटर, अलाइड आइटम्स, प्रिंटर, सब जो है अलाइड जो है, एरो इंजिन्स और एयरक्राफ्ट भी 30% पे डेप्रिशिएट होते हैं। ये 20% क्या है, ये ऑयल के लिए है, ऑफशोर प्लेटफॉर्म प्रोडक्शन का। ये मिनरल ऑयल जो होता है ना, जहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो वो ऑफशोर का मतलब पानी पे जो प्लेटफॉर्म होता है ऑफशोर का, जो रिग लगता है जिसमें से ऑयल निकालते हैं, तो ऑफशोर उस पर 20% है। और ये देखो 100%। बेटा सुन लो, याद रखो, एग्जामिनर इसको पूछता है, कहता है क्या है आपने बिल्ड किया, रैंप। रैंप जो होता है ना, सीढ़ी जहाँ हम चढ़ते हैं ना, 3 जीने होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, साथ में आपने देखा होगा कि रैंप बना होता है। ये बेटा ये जो पिक्चर है ना, इसको रैंप कहते हैं, व्हील चेयर के लिए बनता है। इसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 100% है, बशर्ते के अमाउंट उसका 2.5 लाख हो, 2.5 लाख से नीचे हो, एक्सीड ना करता हो, 2.5 लाख या उससे नीचे हो। नॉट एक्सीडिंग का मतलब या तो 2.5 लाख हो। हाशिर रेट बिल्कुल भी याद नहीं करने, तुझे पागलपन का दौरा पड़े फिर याद कर लेना। रेट कौन याद करता है यार, पेपर में गिवन होता है भाई। ये क्यों तो पढ़ा क्यों रहा हूँ यार, फेमिलियर करने के लिए भाई, प्रैक्टिस कराऊंगा तो तुम्हें पता तो हो ना। सिर्फ रैंप बस, बाकी कोई चीज़ नहीं 100% भाई। वो बाद में पढ़ाऊंगा, ज़्यादा वाला केस मैं भी डिस्कस नहीं करूंगा। पास पेपर में ये केस आ रहा है, एक पास पेपर आएगा उसमें ये किया है एग्जामिनर ने, मैं वहाँ केस को बताऊंगा। ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, 2.5 लाख से, सब्र करो उस वक्त पढ़ाऊंगा। आज सिर्फ बस ये रेट्स देखो, फेमिलियर बन गए। चेंजेस भी होती हैं रेट में, मगर बेटा कम से कम मैंने पिछले 8 साल में तो नहीं देखी। डेप्रिसिएशन रेट्स बड़े अरसे बाद चेंज होते हैं, टैक्स रेट्स चेंज होते रहते हैं हर साल। है फातिमा ठीक है बेटा? हाशिर ठीक है ना मेरा बच्चा, याद नहीं करना। चलो भाई, हाशिर ने तो याद नहीं करना, हम याद कर लेते हैं। 10% किसका था, बिल्डिंग्स का। 15% किसका था, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, टेक्निकल बुक्स, हाँ, और नहीं, एक और था, दोबारा सुनो। ये देखो फर्नीचर, ये नहीं बोलो। 15% किस पे था, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, व्हीकल और प्रोफेशनल बुक्स। 30% किस पे था, कंप्यूटर हार्डवेयर, एरो इंजिन्स, आईटी की प्रोडक्ट्स। 20% ऑयल में प्लेटफॉर्म जो होता है ऑफशोर, और 100% सिर्फ वो भी कब, जब 2.5 लाख या उससे कम हो। सेट है? ऑयल वाला बेटा, ये जो ऑफशोर रिग्स होती हैं, ये देखो बेटा, ये जो समंदर में जब ऑयल निकालते हैं ना, तो ये ऊपर देख रहे हो, ये वाला इसको कहते हैं बेटा ऑफशोर प्लेटफॉर्म। ठीक है, नजर नहीं आ रहा क्योंकि इसमें इस सिस्टम में कोई गड़बड़ है, जिसकी वजह से मैं अगर उसको, हाँ अब नजर आएगा। समंदर में ये जो ऑयल, जहाँ पे ऑयल वेल निकलता है ना, ये उधर समंदर में ही ये पानी के ऊपर ये प्लेटफॉर्म बना होता है। इस स्ट्रक्चर का रेट तो आम कंपनी को नहीं मिलता, सिर्फ ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को ये डिडक्शन मिलती है, OGDCL वगैरह को, सबके लिए नहीं है ये। अब क्लियर हो गए? वापस जाऊँ?
चलो बेटा, अच्छा बच्चा मुझे एक बात बताएं, नॉर्मल डेप्रिसिएशन छोड़ दो, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, इधर वापस आ जाओ। नॉर्मल डेप्रिसिएशन कब मिलेगी? पहले साल। कितनी कितनी? WDV पे क्या मिलेगा? चलो बेटा आप थोड़ी प्रैक्टिस करो। चलो एक बात बाद में ऐड करूँगा। चलो बेटा आप मुझे ज़रा, ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बेटा मैं एस्टीमेट से करूँगा, एस्टीमेट से, ज़रा इसमें एक्यूरेसी नहीं होगी, एस्टीमेट से, क्योंकि आपके सामने एग्जांपल बना रहा हूँ, सही है? तो ये एस्टीमेशन है सिर्फ। बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब तक की ये है, ठीक है? इसकी डेप्रिसिएशन रिडक्शन फॉर द ईयर आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है बेटा? एक सेकंड रुकें, यस, ये इसलिए मैं खाली छोड़ रहा हूँ डेप्रिसिएशन के रेट के लिए। अगर आप रेट कहोगे तो मैं लिखूँगा, वरना नहीं लिखूँगा। रेट चूँकि गिवन होता है, इस वजह से आप पहले कर लो, रेट में आपको दे देता हूँ, ठीक है? ऑनलाइन बेटा करें इस प्रैक्टिस को, बेटा बताएं डेप्रिसिएशन कितनी है। अच्छा एक सेकंड रुको, एक और भी मैं छठा केस भी दे देता हूँ ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, जैसे सवाल बनेगा ना वैसे ही पढ़ा रहा हूँ आपको, सवाल की तरह पढ़ा रहा हूँ, सवाल जैसे बनता है वैसे पढ़ाऊंगा। किताब में लिखी हुई तरीके से पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ोगे एक चीज़, सवाल दूसरे तरीके से आता है। इसी टेबल से एक और सवाल बनाऊंगा इसके बाद, पहले आप इसको सीख लो। इसकी कंटिन्यूएशन में आप एक ही तरीके से दो एग्जामिनेबल टॉपिक पढ़ोगे। पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो,
रेट्स बेटा व्हीकल का रेट था, थोड़ा याद करने की कोशिश इसलिए करो कि नॉट दैट के रिक्वायर्ड है। आप कहते हो ना पेपर लेंदी था, पेपर लेंदी था, भाई इसलिए लेंदी था कि छोटी छोटी चीज़ें याद करने की अब आदत नहीं रही तुम लोगों को, वो तो ढूंढने में टाइम ज़ाया करते हो, तो रेट याद करने से आपका टाइम बचेगा। सिर्फ मैं टैक्स रेट्स नहीं बोल रहा, टैक्स रेट्स नहीं, डेप्रिसिएशन रेट्स बोल रहा हूँ। व्हीकल 15% है, क्या हुआ इसको? अच्छा भाई अच्छा, ओके 15%, ये भी 15%, फर्नीचर भी 15%, फर्नीचर भी 15% है बेटा। रैंप का 100%, कंप्यूटर हार्डवेयर का 30%, मशीन का 15%, ये रेट है बेटा। ऑनलाइन मेरे बच्चों बेटा जल्दी जल्दी प्रैक्टिस के लिए जल्दी जल्दी बताओ, सही करेक्ट करेक्ट जवाब बताते जाएं। मुझे खदशा है कि इतना आसान सवाल भी आप गलत करोगे। देखते हैं, हो गया? वाह यार क्या बात है, वाह भाई आशिर। हो गया लास्ट में। अरे यार हया शाबाश, जिंदाबाद बेटा, बच गई तू। वो पढ़ते पढ़ते इसलिए रुका कि उसने सही बात की है। हाँ कुछ बच्चे पहुंच गए होंगे। चलो बच्चों बताओ, सबसे पहले WDV, भाई रेट क्या, नॉर्मल डेप्रिसिएशन का जो लगता है WDV पे लगता है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहले WDV निकाल लो। इधर चूंकि ये WDV इसका मतलब नहीं है, क्या मतलब, करंट ईयर में हुआ है, न्यू है, करंट ईयर में एक्वायर किया है हमने भाई, करंट ईयर में एक्वायर किया, तभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, इसका मतलब जीरो है। तो इसका मतलब क्या है, ये -0, ठीक है, इधर भी जीरो है भाई, इसका मतलब करंट ईयर में एक्वायर हुआ है, इसका पहला साल है। इसका मतलब क्या है भाई, इधर भी जीरो। ये आ गया आपका क्या, WDV, रेट पर्पस के लिए। आए जरा डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, ये हमने उठाया, इस पे डेप्रिसिएशन का रेट लगाया। किस किस का जवाब ये है करेक्ट? ये भाई रुक तो जाए, किसका जवाब ये है भाई? आर यू श्योर? तो इसमें एक बच्चे का गलत जवाब है, क्योंकि उसने शायद ये एक जीरो, चले जीरो का खैर है, बताएं क्या करूँ इसको? सर जी इसका भी 15% है। करेक्ट जवाब, करेक्ट जवाब बताएं, इसका क्या जवाब है भाई? पूरा 2 लाख, 100% है। करेक्ट जवाब बताएं, इसका क्या करूं सर जी? सर जी ये करो। अब बताओ। हाँ नहीं 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 नहीं, रुको रुको, बस कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, जितना बताया गया इतना बताऊंगा। भाई सबसे पहले तो ये देखो, ये एसेट कौन सा है, और देखो क्या है करंट ईयर में इसको
तो आपने पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन नहीं इनिशियल अलाउंस निकालना था, ये गलती थी। पहले इनिशियल अलाउंस तो निकाल भाई। अब कुछ भी ना बताए, न्यू है ना, एग्जामिनर हमेशा थोड़ी बताएगा पाकिस्तान में फर्स्ट यूज है कि नहीं है, वो बस ऐसे लिख देगा। क्या करोगे उस वक्त? देंगे इनिशियल अलाउंस, यस तो यस। प्लांट एंड मशीनरी जीरो का मतलब ये है कि न्यू हो, तो क्यों नहीं देंगे? देते, पहला साल थोड़ी है इसका, पहले साल दिया होगा हमने इसको, अभी नहीं। इसका मतलब ये है कि आप बस एक जहन में बात ये रखो कि सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी तक तो आपका यहाँ होना चाहिए था पहले 25%, ओके, और कितने पे? 25 कॉस्ट पे। तो आप सबसे पहले इससे माइनस करो क्या, ये। अब आपके पास आना चाहिए WDV, तो WDV ये थोड़ी है इसकी, ये गलत WDV है भाई, इसकी WDV, हाँ इसकी WDV जो है ना वो ये नहीं है, ये नहीं है। अब कैसे कैलकुलेट करूंगा WDV? भाई इसकी उठाई कॉस्ट माइनस क्या करना है, इनिशियल अलाउंस। अब ये है WDV भाई, अब करेक्ट है, करेक्ट हो गया कि नहीं हुआ? अब लगाएं मेरा बच्चा 15%, ये है इसका। असल में बेटा बाहर से यूज होने के बावजूद पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम यूज हो रही है तो हम इनिशियल अलाउंस देंगे। पाकिस्तान में फर्स्ट यूज होना चाहिए, गिवन होता है, मगर इसका देखें ना पाकिस्तान में डेप्रिसिएशन नहीं थी ना अब तक, करंट ईयर है ना, तो इसलिए हमने यहाँ से पता चला जीरो की वजह से कि ये करंट अक्वायर हुआ है, तभी हमने कहा इनिशियल अलाउंस दो। क्लियर है मेरे बच्चों? शाबाश बेटा, हो गया समझ आ गई है? डेप्रिसिएशन समझ आया कि नहीं आया? इसका मतलब है कि ऑलवेज लुक फॉर प्लांट एंड मशीनरी, कौन सी? EDA न्यू, लुक फॉर इट, उसका इनिशियल अलाउंस पहले, बाद में दूसरा। सही है? अब एक चीज मुझे और बताओ, रुको, इनकम में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? इनकम में क्या पढ़ा था? बिजनेस की इनकम में क्या पढ़ा था? दो लफ्ज, तीन नहीं बोल रहा, दो लफ्ज, प्रॉफिट्स इन गेन का मैंने क्या बताया था? डिस्पोजल किसका? डेप्रिशिएबल एसेट का, डेप्रिशिएबल एसेट का, इंटेंजिबल का, उस पर क्या आता है? गेन। क्या करते हैं उसको? टैक्स। किसमें? बिजनेस में। आए मैं आपको एक और बात बताता हूं, डेप्रिशिएबल एसेट्स को आपने एक्वायर किया, ये बुनियादी बातों में से बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, दोबारा लिख रहा हूं, सारे नोट्स दोबारा बना रहा हूं। आपने जो कुछ सीखा नॉर्मल डेप्रिसिएशन के लिए वो ये है, सबसे पहली बात WDV पे प्रिस्क्राइब्ड रेट अप्लाई किया जाता है। दूसरी बात, फर्स्ट ईयर से ही, बेशक इनिशियल अलाउंस मिल रहा हो तब भी फर्स्ट ईयर से ही ये डेप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाती है। तीसरी बात, चूंकि वो WDV पे रेट लग रहा है तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना। अब सुनो, फुल ईयर पॉलिसी है इसमें, फुल ईयर पॉलिसी बोले तो फुल ईयर पॉलिसी है, क्या मतलब? क्या मतलब? चाहे आखिरी दिन ही एसेट क्यों ना आप यूज करो, पूरे साल की डिडक्शन मिलेगी। फुल ईयर पॉलिसी का मतलब क्या है? चाहे पहले दिन खरीदो, मिड में खरीदो, एंड में खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेप्रिसिएशन फिर भी पूरे साल की मिलेगी। क्यों? कौन सी पॉलिसी है? फुल ईयर पॉलिसी, ठीक है। पहले साल आपने अक्वायर की, ये भूल जाओ कि कितने दिन यूज हुई, पूरे साल की डेप्रिसिएशन मिलेगी, पूरे साल की, यानी नंबर ऑफ डेज तक लिमिट नहीं करोगे, साल की डेप्रिसिएशन। कैसे? ये देखो बेटा, 10 मिलियन की मशीन, रेट 15%, रेट 15%, 1.5 मिलियन की, मगर इसे लिमिट नहीं करो डेज तक। डेज कितने यूज हुई? 10,
तो 10 तक लिमिट नहीं करो, पूरे साल की 1.5 अलाउ कर देंगे, डिडक्शन फॉर द ईयर 1.5, हालांकि यूज 10 दिन हुई है, फुल ईयर पॉलिसी है ना। आपने प्रोपोर्शनेट नहीं करना, प्रोपोर्शनेट टू नंबर ऑफ डेज यूज पे नहीं करना पूरा साल, ठीक है। अब थोड़ी बात सुनना तवज्जो से बेटा, अब मैं लाने वाला हूं बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज, मिडिल ऑफ ईयर एंड कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, फुल ईयर की फुल डेप्रिसिएशन देंगे बेटा। सुनो, एसेट कौन सा है जो डेप्रिशिएट कर रहे हो? डेप्रिशिएबल एसेट, एसेट है डेप्रिशिएबल एसेट। इसे डेप्रिसिएशन कब मिलेगी? परचेज करने पे या यूज पे? यूज पे, यूज पे, परचेज करने पे नहीं। रुकना जरा, तवज्जो करना। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या मेरे पास सारे डेप्रिशिएबल एसेट ओन्ड होते हैं कि लीज भी होते हैं? लीज भी हो सकते हैं। अब सुन लो, टैक्स लॉ सिर्फ डेप्रिसिएशन देता है किन एसेट्स की? ओन्ड की, लीज की नहीं। लीज्ड एसेट की डेप्रिसिएशन लेसोर को देता है, लेसोर को, जिसने लीज पे दिया है, लेसी को नहीं। अकाउंट से मुख्तलिफ है टैक्स। फाइनेंस लीज में अकाउंट्स लेसी को डेप्रिसिएशन देते हैं, टैक्स लॉ कभी भी लेसी को नहीं देता। लीज्ड एसेट पे कभी लेसी को डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब कंडीशन नंबर 1, एसेट हैज टू बी डेप्रिशिएबल, नंबर 2 इट हैज टू बी ओन्ड, एंड नंबर 3 यूज्ड इन बिजनेस। परचेज्ड नहीं, यूज करो। आपने एसेट परचेज किया, ट्रांसपोर्टेशन है, रास्ते में, डेप्रिसिएशन मिलेगी? नो। इंस्टॉल नहीं किया, गोडाउन में पड़ा है, डेप्रिसिएशन मिलेगी? नो। मशीन लग चुकी है, यूज नहीं हुई, डेप्रिसिएशन मिलेगी? नो। रेडी फॉर यूज, तब मिलेगी डेप्रिसिएशन। तवज्जो करना बेटा। अब इन 4 पॉइंट्स को रिपीट करो। डेप्रिसिएशन का तरीका, रिटन डाउन वैल्यू पे रेट, देयरफॉर ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कब से शुरू हो जाएगा? पॉलिसी कौन सी? 3 कंडीशंस क्या हैं? एसेट डेप्रिशिएबल हो, ओन्ड हो और यूज, ओन्ड और यूज हो। अब बहुत इसके अलावा अब एग्जामिनर पॉइंट्स जो होते हैं उसकी तरफ जा रहा हूं। अब एक बात सुनिएगा, अगर एसेट कौन सा है? डेप्रिशिएबल है। ओके, सुनना, डेप्रिशिएबल एसेट है, ये प्रोडक्ट में बना रहा हूं तो रेवेन्यू जनरेट करेगा। मगर मैं प्रोडक्ट नहीं बना रहा, मैं इसे यूज करके प्रोडक्ट बना रहा हूं। मशीन है मेरी, व्हीकल है मेरी, फर्नीचर है मेरा, डेप्रिशिएबल एसेट है जो आपने अभी पढ़े सारे। इसका हो गया भाईजान डिस्पोजल। डिस्पोजल बोले तो OLX, OLX बेच दे, डिस्पोजल हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा? बताओ क्या करूंगा? क्या करूंगा? तवज्जो रखना बेटा, बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। डिस्पोजल पे कैलकुलेट करना होता है किसे? गेन या लॉस को। गेन आएगा तो टैक्स होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में। कहां लिखा है? इनकम के पहले पॉइंट में क्या पढ़ा था? प्रॉफिट्स एंड गेन्स। तो बिजनेस में टैक्स कर रहा है ना। और लॉस होगा तो डिडक्ट होगा, डिडक्ट होगा कहां? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। जरूरी थोड़ी है कि गेन हो, लॉस भी तो हो सकता है। इनकम आई टैक्स, गेन आया टैक्स, लॉस आया डिडक्ट। डिडक्ट बोले तो एक्सपेंस की तरह डिडक्ट, जैसे एक्सपेंस माइनस करते हैं ना इनकम से, ये भी माइनस करेंगे इनकम, इसको माइनस करेंगे। भाई मेरे एसेट की WDV थी, सुनना, 10 लाख, बेचा मैंने 8 लाख में, लॉस कितना? 2 लाख। क्या करूंगा? बिजनेस में डिडक्ट करूंगा इनकम से, करंट ईयर की इनकम से माइनस करूंगा 2 लाख। क्यों? गेन आ रहा है तो टैक्स कर रहा है, तो लॉस आएगा तो डिडक्ट करूंगा ना। बात समझ आई? दोबारा सुने, एसेट कौन सा? क्या हुआ? क्या करोगे? गेन या लॉस। गेन आया तो कहां पे? लॉस आया तो कहां से? ये बात। अब गेन या लॉस का पता कैसे चलेगा? बताओ ना सर जी। उसमें कंसीडरेशन रिसीव्ड से माइनस करेंगे। अगर कंसीडरेशन रिसीव्ड एक्सीड कर गई तो
गेन, और अगर कम है तो लॉस। गेन आया तो टैक्स, लॉस आया तो डिडक्ट। दोबारा सुनिएगा ताकि इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा मेरे बच्चों। मैंने आपको अभी अभी एक टॉपिक पढ़ा दिया नया, पता भी नहीं चला आपको, वो है डिस्पोजल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। टॉपिक का नाम क्या है? लिखो भाई, डिस्पोजल ऑफ डेप्रिशिएबल। दोबारा पढ़ा रहा हूं, डिस्पोजल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। ये इनकम टैक्स लॉ सेक्शन 22 सब सेक्शन 8 है। लाइक आई सेड, आपको ये नंबर याद नहीं करने होते। सेक्शन 22 सब सेक्शन 8 में लिखा है। क्या लिखा है सर जी? लिखा है कि अगर एक एसेट डिस्पोज होगा, डिस्पोजल होना चाहिए, तो कैलकुलेट करो गेन को या लॉस को। कैसे? कंसीडरेशन रिसीव्ड माइनस WDV। कंसीडरेशन रिसीव्ड एक्सीड करके गेन, कम है तो लॉस। गेन आएगा तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में, इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स होगा। लॉस आया तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में डिडक्ट होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बस आखिरी मेंशन करके अब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊंगा। हम कंप्लीट कर चुके हैं आज का लेक्चर, और ये याद रखना। कौन सी पॉलिसी थी? फुलियर। फुलियर पॉलिसी में डिस्पोजल के साथ, जहां फुलियर पॉलिसी होती है भाई, ये याद कर लो, नो डेप्रिसिएशन डिडक्शन। नो डेप्रिसिएशन डिडक्शन, बोलो क्या? नो डेप्रिसिएशन डिडक्शन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। भाई ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है मेरा। 2 3 टॉपिक कर गए आज तो। नो डेप्रिसिएशन डिडक्शन इन द ईयर ऑफ, ओके, नो डेप्रिसिएशन डिडक्शन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। नोट कर लो सारी बातें। भाई सबसे पहले क्या होना चाहिए? डिस्पोजल। क्या कैलकुलेट करेंगे? गेन या लॉस। गेन आया कैसे आएगा? कंसीडरेशन रिसीव से क्या माइनस करेंगे? WD। कॉस्ट नहीं लिखा, WDV लिखा है। गेन आया तो टैक्स, लॉस आया तो डिडक्ट। और जिस ईयर में डिस्पोजल हुआ उस ईयर में हम डेप्रिसिएशन नहीं देते। आए बेटा करें प्रैक्टिस, फिर जाएं आप अपने घर। यही मैं उठाऊंगा मेरे बच्चा एसेट, और करूंगा मैं इसमें कुछ चेंजेस। बस जिस ईयर की डिस्पोजल होगा उस ईयर में, ठीक है? दोनों सूत्रों में मैं आपको अभी जिस लेवल पे प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, आराम से चीज़ें हो जाएंगी आपकी, ठीक है? अभी आप बहुत जो है ना आइसोलेटेड प्रैक्टिस कर रहे हो, कलेक्टिव प्रैक्टिस भी होगी। पूरे सवाल में कैसे आएंगी चीज़ें? छोटे छोटे सवाल कर रहे हैं अभी हम। आए बेटा ये देखें, हमारे पास है ये डेटा। देखें आपके पास क्या डेटा आया। भाई आपके पास एसेट्स आ गए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये आपके पास है। ये मैंने खाली छोड़ा है डेप्रिसिएशन के लिए। अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो यहाँ आएगी। कंसीडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल, अगर डिस्पोजल आया तो यहाँ आएगा, ओके? अब चूंकि प्रैक्टिस करानी है तो मैं फिगर चेंज कर रहा हूँ ताकि आप कॉपी नहीं मारो पिछले से, वरना वही कॉपी करके दे दोगे। इसलिए मैं चेंज करने लगा हूँ कुछ फिगर्स। व्हीकल में हमारे पास है, सपोज कर लो 488,000, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ओके। प्लांट एंड मशीनरी है सर जी, अब की बार ये 30 नहीं 48 मिलियन की है। और सर जी ये 48 मिलियन की प्लांट एंड मशीनरी में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कोई नहीं है, इसका मतलब समझ गए होगे तुम। अच्छा, फर्नीचर में अलबत्ता क्या हुआ था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है हमारी, और वो है 550 की। WDV में नहीं दे रहा, इसे हमने कर दिया है सर डिस्पोज, और हमारा डिस्पोजल हुआ है 4 लाख रुपए का। आप बाकी खुद निकालो जो भी आपने करना है। रैंप के अंदर मैं लाना चाहता हूँ इस दफ़ा 240, क्योंकि मैं उससे अभी एक्सीड नहीं करूँगा। एक्सीड वाला केस स्पेशल होता है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। ये तो इजी केस है, इस वजह से आपको इसमें कोई टेंशन नहीं आएगी। आए कंप्यूटर हार्डवेयर पे,
ये अलबत्ता 36 का हो चुका है और उसमें से 1.2 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अलबत्ता हमें इसको डिस्पोज करना पड़ा है कितने पे सर जी? 19 पे। ये हमने सारा का सारा निकाल दिया, 19 पे हमने इसको कर दिया, बेच दिया। यहाँ पे 5 मिलियन है और सर जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ मौजूद है कितने की सर जी? ये मौजूद है 2 मिलियन की, 20 लाख रुपए की। और इसे भी हमने इस मशीन को निकाल दिया और हमने इसको बेच दिया है 4.42 में। अब आपको कहा जा रहा है कि इस पे नंबर 1 डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस इफ़ एनी, और गेन या लॉस इफ़ एनी, 3 चीज़ें पूछी जा रही है। करें कैलकुलेट। डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस, गेन, लॉस। तहाँ बस ये क्लास अभी एंड होने वाली है बेटा, आप रुक जाइएगा, मैं आपको गाइड करूँगा क्लास के एंड पे बेटा, गाइड करूँगा। थोड़ा सा ये प्रैक्टिस हो जाए तो मैं आप रुके ना। सारे बच्चे जिनकी पहली क्लास है और बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप रुके, मैं आपको अभी गाइड करता बेटा। और वैसे भी गाइड करता रहूँगा, कोई ऐसे नहीं है कि अभी बता दिया तो फिर वो गायब हो जाऊँगा, नहीं, आपको गाइड करता रहूँगा जब तक कि आप मुकम्मल ग्रिप पे नहीं आ जाते। सेट है? और आगे भी किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन हो वो मुझसे बात करता रहे। कोई भी टॉपिक किसी को नहीं समझ आएगा बेटा, एक्स्ट्रा टाइम दे के कवर करा दूँगा। हो गया भाई?
गेन आ रहा है पॉजिटिव फिगर, लॉस आ रहा है नेगेटिव फिगर। अभी हम टैक्स थोड़ी कर रहे हैं, वो तो जब सवाल में पूरा बिजनेस आता तो टैक्स कैसे करेंगे, इनकम में ऐड करना, लेस कैसे करेंगे, इनकम से लेस करना, बस आप गेन लॉस कैलकुलेट कर लो। ठीक है, चले भाई आ जाएं। नंबर 1 व्हीकल एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन नहीं है, वही 15% से डेप्रिशिएट करेंगे, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन आ रही। ठीक है, 732 की 732 की, यही जवाब था सबका। अच्छा ये क्या है, ज़ीरो, इसका मतलब न्यू है, तो इनिशियल अलाउंस लेना पड़ेगा। 1 रो में बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए, इसकी कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट मैंने वही ली। ठीक है, और रेट में क्या लूँगा, 25, तो इनिशियल अलाउंस कॉस्ट का 25 ये आ गया। अब WDV चाहिए इसकी, नॉर्मल के लिए कॉस्ट उठाई माइनस किया क्या, ये इनिशियल अलाउंस, हमें WDV नॉर्मल के लिए मिल गई है, उस पर 15% लगाएंगे। क्या यही जवाब था आप सबका? क्या हो गया? हाँ ये देखिए, सबसे पहली चीज़ ये, मैंने ऐसे ही आपकी कैलकुलेशन शो कर रहा हूँ, ये आ गया, इसका 25% ये बन रहा है, करेक्ट करेक्ट। देखें कॉस्ट का 25% पहले कैलकुलेट करेंगे ना, वो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन गया। अब WDV ये है इसकी, तो WDV कैसे निकाली मैंने, कॉस्ट से ये इनिशियल अलाउंस माइनस किया, 36 बन गया, WDV करेक्ट है, उस पर मैंने 15% निकाल लिया। अलग अलग लिखे, अलग 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 अलग, दो अलग चीज़ें अलग अलग लिखें। ठीक है बेटा, यहाँ डिस्पोजल हुआ है तो इसकी इनिशियल अलाउंस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगी, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, तो डिस्पोजल हुआ है ना, तो इसकी डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं होगी, ज़ीरो होगी, कुछ भी नहीं है। आओ हमें गेन या लॉस कैलकुलेट करना है, ये हमारी कॉस्ट थी, ये इसकी WDV मिल गई, WDV मिल गई, कंसिडरेशन रिसीव्ड है, ये हमारी कंसिडरेशन रिसीव्ड है, माइनस करो इससे क्या, WDV गेन आ गया। पागल हो क्या, डिस्पोजल वाले साल डेप्रिसिएशन दोगे तो लानत तुम्हारी शक्लों पे। क्या लिखा है मैंने, हाँ भाई, नहीं डेप्रिसिएशन जब देंगे ही नहीं तो काहे का गेन, काहे का डेप्रिसिएशन, वो मिलेगी नहीं इस साल, नो डेप्रिसिएशन ईयर ऑफ डिस्पोजल। आई बात समझ भाई, ऑनलाइन समझ आया। करंट ईयर जब डिस्पोजल हुआ तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करोगे, पिछले साल के WDV की बेस पे लोगे। हाँ भाई, की गलती, और चूंकि 100% है तो सेम यहाँ आ गया, करेक्ट, ये डिस्पोजल है, नो डेप्रिसिएशन, हमें चाहिए WDV, ये थी कॉस्ट, ये है हमारे पास WDV, ये हमारे पास लॉस आ गया, ये लो भाई कंसीडरेशन रिसीव्ड और माइनस करो WDV, ये आ गया पहला लॉस 5 लाख का। ये भी डिस्पोजल है तो डेप्रिसिएशन हो गई ज़ीरो। चाहिए हमें क्या, ये भी आपका गेन आ रहा है, ये आपका कंसीडरेशन रिसीव्ड माइनस करो भाई, गेन आ गया। ये था आपका प्रैक्टिस। क्या आप लोगों को बातें समझ आ गई? डेप्रिसिएशन में पढ़ा क्या आपने? पढ़ा क्या? सर जी ये पढ़ा, बस यही पढ़ा, इधर आओ, ये पढ़ा कि डेप्रिसिएशन, यहाँ से शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन में ये पढ़ा, फॉर्मूला क्या है, रेट लगाते हैं, मेथड क्या बन जाएगा,
कब से शुरू हो जाएगी? और कौन सी पॉलिसी है? फुल ईयर पॉलिसी। 3 कंडीशंस क्या हैं? ओन्ड और लीज्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लेसी को नहीं मिलती। अब फिर हमने पढ़ा ये डिस्पोजल, लाजमी है डिस्पोजल होना। क्या कैलकुलेट करेंगे? गेन या लॉस। कैसे? इस फार्मूले से। गेन आ गया तो टैक्स, लॉस आ गया तो डिडक्ट। लीज में लेसी को डेप्रिसिएशन नहीं देता लॉ, लेसोर को देता है, वो बाद में पढ़ेंगे, छोड़ दो, बहुत आगे की बात है, लेसोर की बात है। लॉस कैसे आया? कंसीडरेशन रिसीव्ड मेरा बच्चा, इसकी क्या है हाशिर? ये कंसीडरेशन रिसीव्ड है, ये 19 लाख। WDV क्या है इसकी? 24। 19 से 24 माइनस करोगे तो ज़्यादा क्या है? WDV, यानी कंसीडरेशन रिसीव्ड जब कम हो WDV से तो बाकी क्या बनेगा? लॉस। चंदा ठीक है? तुमने कैलकुलेशन गलत की है, 24 से तुमने 19 माइनस किया। कंसीडरेशन रिसीव्ड से WDV माइनस होती है, पहले ये आता है। हाँ बेटा, लेसी का मतलब है जिसने एसेट लीज पे लिया। आपने बैंक से मशीन लीज पे ली, मशीन आपकी है कि बैंक की है? उसको डेप्रिसिएशन मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। ओके, डेप्रिसिएशन नहीं, कुछ और मिलेगी, बट डेप्रिसिएशन की डिडक्शन किसको मिलती है? ओनर को। टैक्स डेप्रिसिएशन किसको देता है? ओनर को, लीगल ओनर को। तो लेसी को टैक्स लॉ डेप्रिसिएशन नहीं देता। कहाँ लिखा है? सर जी ये क्या था? यही तो मैं बता रहा था 3 कंडीशंस में। कौन सी कंडीशन है? ओन्ड होना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चा? सही है भाई, अब जाओगा बेटा। सेट मैंने इनको कहा था कि मेरी मंडे और ट्यूसडे, तो मंडे तो नहीं लग रहा क्योंकि अभी थोड़ा काम चल रहा है। ट्यूसडे पे मॉर्निंग की क्लास होगी, मैं आपको प्रैक्टिस देना शुरू करूंगा सारे टॉपिक्स की। उसी के जरिए प्रैक्टिस क्लास होगी। वो लग सकती है बेटा, वो असल में इसने मुझे अभी आप लोगों ने बताया है, सैटरडे पे हम पहले रख सकते हैं। सैटरडे वाले दिन अगर आप चाहते हो, देखिए मुझे ना कोई इतराज़ नहीं है, 4:30 बजे 4:15 बजे भी हम सैटरडे पे क्लास रख सकते हैं और उसके बाद मैं कंपनी लॉ ले सकता हूँ, मगर अगर वो किसी का इशू ना आए तो बस ठीक है, मैं अगली क्लास। सही है बेटा, सही है। अगर ओनर और लीज पे दी हुई पास हो तो प्लांट में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड है। फातिमा बेटा, ओनर लीज पे देता है ना, तो ओनर जो पीछे बैंक होगा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा या लीजिंग कंपनी होगी, डेप्रिसिएशन उसको मिलती है। अभी हम पढ़ेंगे, ये बहुत एडवांस पॉइंट है। मैंने सिर्फ आपको इतना कहा कि जो लीज पे लेने वाली कंपनी है, जो टैक्स पेयर है, लेसी जो उस एसेट को लीज पे लेके यूज़ कर रहा है, उससे डेप्रिसिएशन नहीं मिलती। थोड़ी सी बस सब्र करना, अगली एक आध क्लास में ये क्लियर हो जाएगा। आईए का इनिशियल अलाउंस लिखना ज़रूरी है क्योंकि वो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना बेटा। इनिशियल अलाउंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, वो सेपरेट लाइन आइटम है, सेपरेट लाइन आइटम है, सेपरेट लाइन आइटम है बेटा, उसको भी अलग से डिडक्ट करना होता है। तो इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करने के बाद ही आप करंट ईयर की डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए बेटा, जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं और न्यू बच्चों का, हाँ बेटा वो टाइमिंग का सुबह को कर लें बेटा, ये है कि मैं बाकी बच्चों से भी कंसल्ट करूँगा और पे पोल डाल हाँ बाकियों से भी, क्योंकि लेट हो जाती है बहुत, अभी भी देखें। हाँ कोई बात नहीं बेटा, तुम इंशाल्लाह फर्म में भी जाओगे तो बहुत लेट हो जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, नहीं फर्म में भी जाओगे ना, पैसे भी देते हैं ना, पैसे स्टाइपेंड देते हैं यार, तो खर्चा तो निकलता है। क्या खर्चा निकलता है? फर्म में इसको खर्चा निकलेगा। ओ भाई, मैंने अभी मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, अभी मैं SRB में जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड का ट्रूप हमने करवाया तो उसका मैं ही हूँ जो उसको मतलब हेड है। तो जब मैं अपने बोर्ड के पास लेके गया ना कि भाई मुझे इनको सैलरी अच्छी दिलानी है, तो उन्होंने पता है क्या बोला? फर्ग्यूसन कितना देता है, KPMG कितना देता है, ये मालूम करो। मैंने कहा छोड़ दो भाई, मैं सुनो, मैंने कहा जी हम फर्ग्यूसन भी नहीं है, हम KPMG भी नहीं है, हम इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्री देता है 60,000 रुपये। मेरे चेयरमैन ने कहा पागल हो गए होगा, 60,000 रुपये देंगे? तो भाई ऐसे नहीं है, नहीं सर, वो 23,000 रुपये देते हैं। चलो मेरे पचंदा, मैं बस पे करूँगा आपसे। चलो भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं, उन न्यू स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी गाइडलाइन है मेरी। ऐसे न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक टैक्स नहीं पढ़ा, ठीक है, और रिफ्रेशर नहीं है, फर्स्ट टाइम स्टडी टैक्स कर रहे हैं, टैक्स को स्टडी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मेरा कुछ एक
गुजारिशात हैं, बहुत ब्रीफ सी हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि बेटा जो टैक्स का आप कोर्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं और वो आप ज्वाइन कर रहे हैं पोस्ट रिज़ल्ट में, मैं आपको बताऊं आजकल के एडमिशन्स जो होते हैं कोर्सेज़ के, वो इवन हमारे एग्ज़ाम के 1 महीना पहले तक चलते रहते हैं। आजकल बच्चा जो है ना अपनी मर्ज़ी से चलता है, तो इस वजह से हमने भी उनके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर दी है कि बच्चा जब चाहे कोर्स ज्वाइन कर ले। हम उनको कंटिन्यूस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करने का मैकेनिज़्म हमारे पास इनफॉर्मल भी है और फॉर्मल भी है। तो जो बच्चे सबसे पहले अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो करेंगे ये कि आप बेटा जाएंगे सबसे पहले रिकॉर्डेड वर्जन पे, और जब आप रिकॉर्डेड वर्जन पे जाएंगे तो आपको मिलेंगे 2 किस्म के सेगमेंट्स टैक्स में, KF2 में। एक बेटा वो टॉपिक्स मिलेंगे जो बेसिक और फाउंडेशनल होंगे। बेसिक और फाउंडेशनल में एक टॉपिक आपको मिलेगा पर्सन किसे कहते हैं, और उसमें रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन क्या हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा टैक्स ईयर का, आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा टैक्स रेट का और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने का, और फिर एक हम पूरा चार्ट बनाते हैं फाउंडेशनल टॉपिक में, चार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम। इसमें टैक्सेबल इनकम कंप्यूट नहीं करते, बस चार्ट बनाते हैं। इन टॉपिक्स को मैं फाउंडेशनल कहता हूँ क्योंकि इन टॉपिक्स को जब आप देख लेते हो, इसमें सिर्फ एग्जामिनेबल टॉपिक एक ही है और वो ये है कि रेजिडेंशियल स्टेटस आपको ये वाला, बस बाकी कोई एग्जामिनेबल टॉपिक नहीं है। इसलिए ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि आपके फाउंडेशन सॉलिड बने। मगर इस पूरे एरिया में आप देखोगे कि ये आपका बेसिक एग्जामिनेबल टॉपिक में से एक ही आता है। देखिए एक बात समझें, जब टैक्स लॉ टैक्स इम्पोज करता है तो कानून में एक सेक्शन होता है जिसको कहते हैं चार्जिंग सेक्शन, जो टैक्स को चार्ज करता है, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन हमारे इनकम टैक्स लॉ में है सेक्शन 4। उसने कहा है कि मैं इनकम टैक्स इम्पोज कर रहा हूँ, कानून का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हमारा कानून है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हमारा लॉ है जो कि कानून है जो टैक्स इम्पोज करता है। उसने कहा इनकम टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, और फिर वो कहता है किस पे इनकम टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, पर्सन पे। कौन सा, जिसके पास टैक्सेबल इनकम हो, कितनी पूरे साल की, कितना टैक्स देगा, रेट अप्लाई करेंगे उस पर, टैक्स रेट्स। तो यही चीज़ें आपके ऊपर लिखी हैं। इस तरीके से हमने इसको 4 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया, पर्सन, ये टैक्सेबल इनकम, ये टैक्स ईयर और टैक्स रेट, सारी चीज़ें ऊपर मौजूद हैं। तो पहला टॉपिक आपका फर्स्ट स्टेज ये है कि आप बेसिक चीज़ें सीखें। उसके बाद सेकंड स्टेज जो आपने कवर करनी होती है वो टैक्सेबल इनकम जो है, ये जो टैक्सेबल इनकम है इसकी कैलकुलेशन है। आपका इनकम टैक्स का कोर्स, टैक्सेबल इनकम का आपका इनकम टैक्स का कोर्स, क्योंकि आपके कोर्स में जो हमारा KF2 है इसमें बताते हैं पूरे KF2 के कोर्स में जो 100 मार्क्स हैं वो ऐसे डिवाइडेड हैं कि हमारे एक इनकम टैक्स, दूसरा सेल्स टैक्स, और तीसरा जिसको हम इंट्रोडक्टरी या चैप्टर 1 2 3 कहते हैं, इसमें डिवाइडेड है। 1 2 3 8 नंबर, 8 to 10 नंबर बन रहा होता है, तो मैक्सिमम 10 नंबर, बाकी रह गए 90। तो यहाँ पे ये सेल्स टैक्स 25 से 30 आ जाता है। तो इनकम टैक्स जो है ना तकरीबन 60 to 70 के अंदर रहता है, रेंजेस होती हैं। तो सबसे बड़ा टॉपिक इनकम टैक्स है और सबसे मुश्किल भी है, तो हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है। और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, ये तो इंट्रोडक्टरी पहला टॉपिक था जो आपने शुरू में देखा। फिर हम आते हैं टैक्सेबल। तो आपका सवाल बनता ही इस पे है, टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम 5 हेड्स ऑफ इनकम बनाए गए हैं, यानी इनकम को 5 डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला हेड है सैलरी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस दफ़ा के लिए, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम 18 नंबर का एक पहला सवाल आपके अटेम्प्ट में सैलरी पे आएगा इंशाल्लाह। और ये टॉपिक मैं अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट करा चुका हूँ, मेजर लेंदी टॉपिक है, करा चुका हूँ। दूसरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, जो छोटा टॉपिक है, और जितना सैलरी लेंदी है उससे भी लेंदी इनकम फ्रॉम बिजनेस है,
और सबसे मुश्किल हेड यही है, सबसे मुश्किल हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस। हमने इजी करके आखिर में सारा मुश्किल छोड़ने के बजाय शुरू में मुश्किल उठा लिया और हमने कहा हम इसको पहले पढ़ेंगे ताकि बच्चों को टाइम मिले इसकी प्रैक्टिस का। तो फिर कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अब ये एक दो दिन के टॉपिक्स हैं, एक दो क्लासेस होंगी। इस पे हमें अच्छा खासा टाइम लगता है, इस पे हमें अच्छा खासा टाइम लगता है ताकि मेजर हो। ये कर लिया ना तुमने, समझो तुम्हारे ये जो 60 मार्क्स है ना 60, इसका कम से कम भी 70 to 80% कवर हो गया। फिर कुछ टॉपिक्स और हैं हमारे जो हम कवर करेंगे। इसके बाद हम टॉपिक्स कवर करेंगे मसलन लॉसेस, इसके बाद हम कवर करेंगे टैक्स क्रेडिट्स, ठीक है। इसके बाद हम कवर करेंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स को जब मिला लोगे, और फिर थोड़ा इनकम टैक्स की थ्योरी भी है जो आजकल आ नहीं रही मगर फिर भी हमने पढ़नी है, जिसमें एक टॉपिक आता है रिटर्न, उसमें एक टॉपिक आता है असेसमेंट और उसके बाद एक टॉपिक आता है अपील्स। ये जो मेजर आपने कवर, ये आपका सारा का सारा कोर्स था इनकम टैक्स, यानी 60 से 70% आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह हम लेके जा रहे हैं। फिर हम जाते हैं सेल्स टैक्स पे, जिसके मार्क्स तो 30 हैं मगर कंटेंट छोटी है कंपेरेटिवली, यानी इसके अंदर टॉपिक बहुत कम है। उसमें एक सवाल बनता है न्यूमेरिकल का जो कि 15 से 19 मार्क्स का आता है, और जो रिमेनिंग तकरीबन आप समझें डिपेंडिंग अपॉन के प्रैक्टिकल कितने का है, तो तकरीबन वो 12 या 15 मार्क्स तक जो होती है रिमेनिंग, वो थ्योरी है, मगर थ्योरी भी आजकल प्रैक्टिकल की तरह एप्लीकेशन बेस्ड पूछी जा रही है, प्योर थ्योरी नहीं है। ये हो गया चैप्टर 1, 2, 3 के अंदर पहला चैप्टर है, बल्कि पहले चैप्टर को छोड़ें वो तो ईजी है। मुश्किल तरीन है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से, ये हमारा चैप्टर 2 है। उसके बाद एथिक्स है जो चैप्टर 3 है, और उसके बाद इंट्रोडक्शन है टू टैक्स सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन सिस्टम, वो चैप्टर 1 है। ये थ्योरी है, प्योर थ्योरी। इसमें से एक सवाल बनता है जिसके कभी पार्ट्स होते हैं ए बी, और ये 8 नंबर तक का आजकल एवरेज बन रहा है। ये आपका कोर्स है मेरे बच्चों। अब आपने चलना कैसे बेटा, आपने सबसे पहले बेटा काम ये करना है, थोड़ा सा हिम्मत रखनी है, टेंशन नहीं लेना। मैं आपको अलग अलग क्लासेस तो अपनी जगह, अब मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ ये भी सुन लें। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ आपकी मेन क्लासेस, जो अभी जैसे आपने देखी है क्लास थी बिजनेस की, तो क्लासेस जो होंगी हमारी ये 4 दिन पे चलती है, लाइव, हाइब्रिड, फिज़िकल, सारी एक साथ चलती हैं। नॉर्मली मैं क्लास जो है इस टाइम पे ले रहा होता हूँ 5:30 से 7 बजे तक। वीकेंड्स पे जो हमारा सैटरडे है अभी वो 4:30 से 6 बजे तक हो जाएगा, ठीक है। ये सैटरडे के लिए और ये वीकडेज़ के लिए, ठीक है। मगर चूँकि मैंने आपको एक बात बताई है बार बार कि आपका जो प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल बन चुका, मतलब पेपर बहुत प्रैक्टिकल बन चुका है, इस वजह से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस देने के लिए मैं प्रैक्टिस सेशंस को बजाय एंड पे कराने के आपको ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, आप किसी से भी करेक्ट लॉ नहीं पढ़ सकते। बाकी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, दोस्त भी क्वेरीज का जवाब दे देते हैं। हमारे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ये है कि क्वेरी का जवाब दोस्त नहीं दे सकता, क्योंकि वो दोस्त जो जवाब देता है वो 99% गलत होता है। क्यों गलत होता है? खुद वो सीख रहा है, उसको थोड़ी पता है कि लॉ की इंटरप्रिटेशन क्या है, एग्जामिनर ने जो बात पूछी, और सजेस्टेड आंसर भी किसी काम के नहीं है क्योंकि वो चेंज हो चुका है। लॉ हर साल चेंज होता है, इसीलिए टीचर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ये पेपर पास करने के लिए टीचर की अवेलेबिलिटी अब और ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैंने आपको मॉर्निंग में प्रैक्टिस सेशन देने हैं, और वो प्रैक्टिस सेशन होंगे 3 डेज़ के। ये टाइम इसका होगा मॉर्निंग का 8:30 to 9:30, और ये जो टाइम है ये रिकॉर्डेड वर्जन में आप देखें, लाइव देखें, फिज़िकली आएँ, आपकी मर्ज़ी, ये इसका कोई पाबंदी नहीं है। इसमें आपने एक मेथड पिक करना है, आप फिज़िकल आ रहे हैं फिज़िकल आना पड़ेगा, मगर आपकी मर्ज़ी है। अगेन रिकॉर्डेड देखें, जैसे देखें, मगर इधर चूँकि मॉर्निंग का टाइम है तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप कैसे देखोगे। मगर यहाँ मेरा पर्पज़ ये है कि ऑल ICAP क्वेश्चंस जो अब तक आए
और जो फ्यूचर में उस टॉपिक पे सवाल आ सकता है उसकी मैं आपको थ्रू आउट दी तैयारी प्रैक्टिस कराता रहूँगा। 3 क्लासेस अगर हफ्ते में दे रहा हूँ तो बेटा क्या कुछ नहीं तुम प्रैक्टिस करोगे। फिर इसके अलावा एक होता है भाई गपशप। क्यों गपशप आपको चाहिए टाइम, तो क्वेरीज तो मैं ग्रुप पे भी सॉल्व करता हूँ, मगर स्ट्रक्चर्ड करके मैं तकरीबन लेट नाइट भी अवेलेबल रहूँगा इस दफ़ा आपके लिए। तकरीबन 11 बजे से लेके या 11:30 बजे से लेके 12 या 12:30 तक, और ये है नाइट का टाइम जिसमें मैं सिर्फ आपके पास घर से बैठ के जूम पे आ जाऊँगा। हाँ भाई किसी की क्वेरी है, अकेले बच्चे को भी टाइम होगा ना तो मैं उसके साथ ये मीटिंग फिक्स करके और जूम पे आ जाऊँगा। बेटा बताओ क्या तुम्हें नहीं समझ आता, मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा। मैं आपको 1, 2, 3 तरीके से टाइम देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा आपको क्या करना चाहिए नए बच्चों को। आपको बेटा सबसे पहले जो इनिशियल फाउंडेशनल टॉपिक्स हैं उसको अलग चलाना चाहिए। अलग चलाने का मतलब क्या है कि आप उसमें से फाउंडेशनल टॉपिक्स में से 1, 2, 3 करके आप अलग लो। इसका मतलब आप उसको अपने पेस पे जाओ, मगर साइमल्टेनियसली अब आप जो मेजर टॉपिक से उस पर चले जाओ। आपको सैलरी को कवर करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, सैलरी कवर करने के बाद आप जो अभी मैं करंटली पढ़ा रहा हूँ इनकम फ्रॉम बिजनेस, चाहे तो सैलरी कवर करने के बाद इस पे आ जाएं, चाहे आप अगर हिम्मत रखें तो आप इसमें से जल्दी जल्दी, चूँकि इसमें एग्जामिनेबिलिटी नहीं है, सिवाय रेजिडेंशियल स्टेटस वाले टॉपिक पे कोई एग्जामिनेबिलिटी नहीं है, तो इसको बड़ा फास्ट जा सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसे भी अपने पेस से ले जाओ। पेस का मतलब है कि जैसे आपने एक सपोज करें, क्योंकि देखिए ना आपके पास 7 दिन है, तो 7 दिन में आपने हफ्ते में 2 दिन इसको दिए, आपने हफ्ते में 2 दिन इसको दिए ताकि आप बैकलॉग को कवर करो। 4 दिन हो गए और आप मेरे साथ 3 दिन इस पे चलो। ये अगर आप करते हो आप इतनी तेज़ी से कवर कर लोगे कोर्स को। और हाँ यकीनन इसमें आपको कहीं अटकते हो, क्वेरीज आती हैं, मसला आता है, तो रिमेंबर मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। रिमेंबर आपके लिए अवेलेबल हूँ, मैं आऊँगा आपको गाइड करूँगा, बेटा नहीं इस टॉपिक को यूँ नहीं, ये कर लो, ये ठीक है। इस तरीके से ये मेरी गाइडेंस है मेरे बच्चों, ये मेरा आपको प्रपोज्ड मेथड है। जो बच्चा कहता है नहीं सर मैं स्लो लर्नर हूँ, तो स्लो लर्नर के लिए एडवाइस कुछ और है। स्लो लर्नर के लिए एडवाइस मेरा बच्चा ये है कि कोई टेंशन नहीं लो बेटा, आप चले जाओ रिकॉर्डेड वर्जन पे। रिकॉर्ड चूँकि मैं तो लाइव पढ़ा रहा होता हूँ, आप रिकॉर्डेड पे जाओ। सबसे पहले आप कवर करो मेरा बेटा बेसिक फाउंडेशनल को कवर करो, उसके बाद बेटा आप कवर करो सैलरी को, उसके बेटा आप कवर करो किसे, बिजनेस को, इनकम फ्रॉम बिजनेस को। अब मैं लाइव में कवर करता जा रहा हूँ, आप मेरे आ रहे हैं पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं। कैपिटल गेन, ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बट यहाँ तक आप मुझे फॉलो करोगे। मगर यहाँ आके ना, जब ये मैं आपको वैसे ही गाइड कर रहा होता हूँ हर क्लास में, ग्रुप में भी बता रहा होता हूँ, तो जो स्लो लर्नर है इस पेज से आए, अपने पेज से आए, पढ़े 7 दिन लेक्चर रोज़ देखे, 1 या 2 लेक्चर देखे, इसमें वो रिकॉर्डेड वर्जन पे आए। जैसे ही ये कंप्लीट होगा, चाहे आप कहीं पे भी पहुँचे हो, जहाँ पे भी पहुँचे हो, तो आप फिर इसको अलग, ये अलग हो जाएगा, ये रिकॉर्डेड पे आपका चलेगा। फिर रिमेनिंग टॉपिक्स आप मेरे साथ लाइव आ जाना। रिमेनिंग टॉपिक्स में हमारे पास क्या आता है, सेल्स टैक्स आता है, रिमेनिंग पार्ट में हमारा आता है कुछ थ्योरी के टॉपिक, तो आप उसमें लाइव आ जाना, ठीक है। तो जो स्लो लर्नर इस तरीके से जाए, जो फास्ट करना चाहता है वो यूँ करेगा, 2 दिन बेसिक को देगा, 2 दिन सैलरी को देगा और 3 दिन लाइव हमसे बिजनेस में चलता रहेगा, सेट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, आप जो भी नए बच्चे हैं याद रखें, मैं आपके लिए 100% कमिटेड हूँ, 100% आपके साथ में खड़ा हूँ। इंशाल्लाह पूरा आपको टाइम दूंगा, पूरी मेहनत करूंगा। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा जो मैंने शुरू से लेके बच्चों को बताई है कि इस दफ़ा का पेपर आने जा रहा है पिछले 2 अटेम्प्ट से भी डिफ़िकल्ट, क्योंकि एग्जामिनर ने नए पैटर्न पे जो प्रैक्टिकल बेस्ड है, जिसमें से 90% अब वो न्यूमेरिकल बना रहा है। पहले जो होता था प्रीवियसली ऐसे नहीं होता था, प्रीवियसली टैक्स का पेपर यूँ होता था, 40% थ्योरी थी, 60% प्रैक्टिकल था। अब ये हो गया ख़त्म। और टैक्स ऐसा कोई जालिम सब्जेक्ट है कि आपको सब्जेक्ट के साथ ये किताब भी दे दी जाए ना, ओपन बुक करो और जाके सवाल का जवाब ढूंढ के आओ, बेटा नहीं कर सकते।
ऐसे बॉर्डर लाइन चीज़ें। तो टीचर का यानी मेरा उस्ताद का आपके साथ एक एक ट्रांजैक्शन में खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप करेक्ट तरीके से लॉ को समझ सको और लिख सको। तो तभी ये मैंने टाइम आपके लिए बढ़ा दिया है। तो 90% बढ़ चुका। अब 2 दफ़ा उसने सवाल जो बनाए वो इसमें बनाए, तो अब की बार वो मैच्योर होकर नई चीज़ें लाएगा, तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी बढ़ेगी, लेंथी भी होगा। ज़रूरी है आपका क्या करना, आपका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। अब मैं इसमें आपको मटेरियल पे लेके आता हूँ। आखिरी चीज़ बेटा मेरी है मास्टर शीट्स, जो आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है मेरी सीए के स्टूडेंट्स के लिए, कि मैंने पूरा लॉ पूरा का पूरा जो आपका कानून है ना, उसको ऐसे समराइज़ करके ऐसी चीज़ें में डाल दिया कि बच्चों को ये पूरा चैप्टर उठा के देखो कि 30 सफ़े का होगा, मगर मैंने 3 पेजेस में उसको समराइज़, ऐसा कि एक पॉइंट बेटा मिसिंग नहीं है इंशाल्लाह, और ऐसा विजुअली पेश कर दिया है कि बच्चों को कोई दिक्कत भी नहीं आएगी उसको समझने में, पढ़ने में, रिवाइज़ करने में। ये मास्टर शीट्स हैं, ये आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएंगी, सॉफ्ट कॉपी हम वैसे ही अपलोड भी कर रहे होते हैं, ग्रुप पे भी दे रहे होते हैं। आपको अब कोई लेंथी कोई 4 से सफ़र की किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस मटेरियल है मेरा। इसके अलावा इसका मतलब है कि हमारी मास्टर शीट्स हैं। अब ये बहुत छोटे, इसको मैंने रखा है इतना स्मॉल कि कम से कम टाइम में मटेरियल लें, और फिर मैं इसके साथ आपको मटेरियल दे रहा होता हूँ टेक्स्ट किट के नाम का, और जो फिर ऑब्वियसली लेंथी है, क्योंकि मेरा क्या है कि सपोज़ करें कि मैं पूरा का पूरा टेक्स्ट का कोर्स अगर मैं 40 पेजेस में वो जो 400 सफ़े को रिड्यूस करके लाया हूँ, तो मैं टेक्स्ट किट जो है उसमें 400 सफ़े की प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। यानी ज़्यादा क्यों? क्योंकि पेपर समझने से नहीं, प्रैक्टिस से और एप्लीकेशन से। प्रैक्टिस भी नहीं, एप्लीकेशन, कि किस सिचुएशन में लॉ कौन सा अप्लाई है, ये आपके लिए मेरी गाइडलाइन थी। इसको अच्छे तरीके से आप समझ लो और आप बिस्मिल्लाह करके कोर्स स्टार्ट कर दो। मेरे से राब्ते में रहो। जहाँ जहाँ आपको गाइडेंस चाहिए मैं आपके लिए अलग से सेशंस रखूँगा और आपको गाइड करता रहूँगा। नंबर मेरा आप सबके पास होगा, फिर भी लिख लो, ये मेरा पर्सनल नंबर है। एडमिन में आपके पास सारा स्टाफ अवेलेबल है जो आपकी हेल्प करेगा। ये है 0332213087, ये 130867 है, ठीक है। आपके पास STT सॉल्यूशन के सारा स्टाफ अवेलेबल है, और इंशाल्लाह आपको कभी भी एडमिन मैटर्स में भी वो लेट डाउन नहीं करेंगे। दे आर ऑल हियर टू सर्व यू, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बस इसको आप बिस्मिल्लाह करो और फिर आप मुझे बताएं जहाँ जहाँ आपको गाइडेंस चाहिए, एक्स्ट्रा सेशंस लगा के आप अपना मेथड खुद पिक करें, मगर इंशाल्लाह मैं आपको मॉनिटर करता रहूँगा आपकी परफॉर्मेंस को, ताकि आप कोई भी बच्चा एंड तक चीज़ों को ना ले जाए, ठीक है। फर्दर इंशाल्लाह हम थोड़ा सा चंद दिनों के बाद दोबारा हम सेशन रखेंगे तो आपके साथ बात करने का, ताकि फिर मुझे पता चले कि आप कहाँ तक पहुँचे हो और क्या दिक्कत आ रही है आपको। सेट है। थैंक यू वेरी मच बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।